अस्सलामुअलैकुम। मैं इस चैनल पर Amazon FBA प्राइवेट लेबल और Amazon VA का कोर्स बनाकर बिल्कुल फ्री में आपको Amazon का काम सिखा रहा हूँ। ये वीडियो उसी कोर्स का एक पार्ट है और अगर आप Amazon का कंप्लीट कोर्स देखना चाहते हैं तो फुल कोर्स देखने के लिए आप इस चैनल पर फ्री Amazon कोर्स के नाम से प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं या फिर इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको फ्री Amazon कोर्स की प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप उसे भी विजिट कर सकते हैं। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है प्रोडक्ट हंटिंग के रिलेटेड। इसके अंदर हम देखेंगे कि हम अमेज़ॉन के ऊपर प्रोडक्ट हंटिंग किस तरह करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि प्रोडक्ट हंटिंग होती क्या है और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आप एक अच्छी प्रोडक्ट किस तरह हंट कर सकते हैं। मैं आपको अमेज़ॉन के ऊपर प्रोडक्ट हंट करने का कंप्लीट क्राइटेरिया बताऊंगा और उसके साथ मैं आपको एक केस स्टडी भी दूंगा पूरी अमेज़ॉन के ऊपर जो प्रोडक्ट हंट की हुई है उसके साथ मैं आपको डिटेल के साथ समझाऊंगा कि आप एक अच्छी प्रोडक्ट किस तरह हंट कर सकते हैं। मैं आपको इस कोर्स के अंदर जो भी चीज़ बता रहा हूँ वो हर चीज़ प्रैक्टिकली है। जो काम मैंने प्रैक्टिकल किया हुआ है वो मैं आपको बाकायदा प्रैक्टिकली सिखा रहा हूँ। इस पूरे कोर्स के अंदर कहीं आपको ऐसी चीज़ नहीं मिलेगी कि आपके सामने स्लाइड्स रख दी गई हैं और आपको कहा गया है कि हाँ जी आप इस तरह कर लें, इस तरह काम कर लें। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस पूरे कोर्स के अंदर हर चीज़ प्रैक्टिकली बताई हुई है, प्रैक्टिकली आपको सिखाई हुई है कि आपने किस तरह काम करना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जी कि प्रोडक्ट हंटिंग होती क्या है। प्रोडक्ट हंटिंग बेसिकली होती है कि आपने मार्केट रिसर्च करनी होती है और मार्केट रिसर्च करने के बाद आपने एक अच्छी प्रोडक्ट तलाश करनी होती है, एक अच्छी प्रोडक्ट हंट करनी होती है जो कि आप अमेज़ॉन के ऊपर सेल कर सकें और अच्छे प्रॉफिट मार्जिन्स ले सकें। अगर आपने कोई ऐसी प्रोडक्ट लॉन्च की जिसका प्रॉफिट मार्जिन्स तो बहुत ज़्यादा हैं लेकिन उसकी सेल्स ना होने के बराबर हैं, बहुत कम सेल्स हैं, तो उसके अंदर आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि जिस प्रोडक्ट की सेल्स ही नहीं हो रही उसके अंदर आपको प्रॉफिट ही जनरेट नहीं होगा। और दूसरी तरफ अगर आपका प्रॉफिट मार्जिन बहुत लो है, कम प्रॉफिट मार्जिन है लेकिन सेल्स बहुत ज़्यादा हो रही हैं, तो उसके अंदर भी आपको लॉन्च करने का कोई फ़ायदा नहीं है। कोई ऐसी प्रोडक्ट जिसके अंदर आप कोई $8-10 हज़ार मंथली सेल कर रहे हैं और एट द एंड महीने के बाद आपको सिर्फ $300-400 तक प्रॉफिट बच रहा है आपको, तो उसका भी आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो एट द एंड हमारा जो गोल होता है वो यही होता है कि हम एक ऐसी प्रोडक्ट ढूंढें जिसका प्रॉफिट मार्जिन्स भी अच्छा हो और उसके साथ साथ उसकी सेल्स भी अच्छी हो रही हो। और आपकी जो सक्सेस है अमेज़ॉन के ऊपर वो 90% प्रोडक्ट हंटिंग के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। अगर आप एक अच्छी प्रोडक्ट ढूंढ लें, एक अच्छी प्रोडक्ट चूज़ कर लें, तो आप ये समझ लें कि आप 90% काम आपका यहीं पे हो जाता है जब आप एक अच्छी प्रोडक्ट हंट कर लेते हैं। और अगर आपने कोई प्रोडक्ट ही अच्छी हंट नहीं की, कोई प्रोडक्ट आपने ऐसी चूज़ कर ली जिसके स्टैट्स ही अच्छे नहीं हैं और जो लॉन्च करने के काबिल ही नहीं थी, तो आप जितना मर्जी पैसा लगा लें उस प्रोडक्ट को रैंक करने के लिए, उसको लॉन्च करने के लिए, आपकी प्रोडक्ट कभी भी आपकी प्रोडक्ट सेल नहीं होगी और ना ही आपको कोई अच्छा मार्जिन लेके जाएगी। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप ऐसी प्रोडक्ट चूज़ करें जो कि अच्छी सेल्स के साथ अच्छा प्रॉफिट मार्जिन जनरेट कर रही हो, तभी आपको काम करने का फ़ायदा होगा अमेज़ॉन के ऊपर। तो अच्छी प्रोडक्ट क्या होती है ये मैं आपको डिटेल वगैरह, यही सारा क्राइटेरिया है, प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया, इसी के ऊपर बेस है कि एक अच्छी प्रोडक्ट क्या होती है। तो ये सारा क्राइटेरिया मैं आपको डिटेल के साथ एक्सप्लेन करूँगा। सबसे पहले तो हम एक अच्छी प्रोडक्ट का क्राइटेरिया देख लेते हैं कि अच्छी प्रोडक्ट क्या होती है। अच्छी प्रोडक्ट का मतलब ये होता है कि आपकी जो प्रोडक्ट है उसकी हाई डिमांड है, लो कंपटीशन है और वो प्रोडक्ट प्रॉफिटेबल भी है। हाई डिमांड का मतलब क्या है? हाई डिमांड का मतलब ये है कि आपका जो प्रोडक्ट है, आपकी प्रोडक्ट का जो सर्च वॉल्यूम है वो हाई है और हाई सर्च वॉल्यूम की वजह से अगर आपकी प्रोडक्ट का सर्च वॉल्यूम हाई है तो इसका मतलब ये है कि आपकी प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा लोग सर्च करते हैं और अगर चूँकि आपकी प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा लोग सर्च कर रहे हैं तो पॉसिबिलिटी है कि आपकी जो प्रोडक्ट है उसके बायर भी ज़्यादा हैं, वो उसकी परचेजेस भी ज़्यादा हो रही होंगी। लो कंपटीशन का क्या मतलब होता है? लो कंपटीशन का मतलब ये है कि आपकी जो प्रोडक्ट है जो आपने सेलेक्ट की है उसके अंदर सेलर्स जो हैं वो कम से कम सेलर्स हों और जो सेलर्स सेल कर रहे हैं उस प्रोडक्ट को और वो स्मॉल सेलर्स हों। बड़े सेलर्स नहीं होने चाहिए, बड़े ब्रांड नहीं होने चाहिए, वो स्मॉल सेलर्स होने चाहिए। और तीसरा है जी कि प्रॉफिटेबल होनी चाहिए। अगर तो आप प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं यूएसए के अंदर तो
आपका प्रॉफिट मार्जिन कम से कम 25% होना चाहिए। और अगर आप यूके के अंदर अमेज़ोन के ऊपर प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं तो आपका प्रॉफिट मार्जिन कम से कम 35% लाजमी होना चाहिए। तो आपकी प्रोडक्ट जो है वो प्रॉफिटेबल हो और 25% यूएसए के अंदर और 35% यूके के अंदर कम से कम उसका प्रॉफिट मार्जिन होना चाहिए। तो अब आपके यहाँ पे सवाल बनता है कि हम किस तरह फाइंड करेंगे कि एक जो प्रोडक्ट हमने जो हंट करनी है उसकी डिमांड कैसे चेक करेंगे, उसका कंपटीशन कैसे चेक करेंगे और उसका प्रॉफिट मार्जिन कैसे चेक करेंगे। इन 3 चीज़ों के ऊपर ही हमारा पूरा प्रोडक्ट हंटिंग का जो क्राइटेरिया है वो बेस करता है। ये 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सारी चीज़ें समझाऊंगा प्रोडक्ट हंटिंग के क्राइटेरिया के अंदर। तो सबसे पहले हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी, हाउ टू चेक डिमांड। हम अपनी प्रोडक्ट की डिमांड किस तरह चेक करेंगे। डिमांड चेक करने का जैसे हमने देखा था कि हाई सर्च वॉल्यूम होना चाहिए। ठीक है, हाई सर्च वॉल्यूम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस प्रोडक्ट को सर्च कर रहे हैं और पॉसिबिलिटी है कि जब ज़्यादा लोग सर्च कर रहे हैं तो उसके परचेज करने वाले भी ज़ाहिर बात है ज़्यादा होंगे उसके अंदर। तो हम डिमांड किस तरह चेक करते हैं। सबसे पहला डिमांड चेक करने का जो क्राइटेरिया वो ये है कि जी सर्च वॉल्यूम ज़्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा जो क्राइटेरिया वो ये कहता है मिनिमम सर्च वॉल्यूम फॉर मेन कीवर्ड मस्ट बी 12,000 एग्जैक्ट इन हीलियम 10। हीलियम 10 के अंदर हमने मैग्नेट के अंदर जाके चेक करना है कि हमारा जो मेन कीवर्ड है उसका सर्च वॉल्यूम 12,000 से ज़्यादा होना चाहिए। अब यहाँ पर आपका क्वेश्चन बनता है जी कि मेन कीवर्ड क्या होता है, मेन कीवर्ड किसे कहते हैं। तो हम यहाँ पे एग्जांपल लेके चलते हैं जी। जैसे ये हमने एग्जांपल ली एक प्रोडक्ट की, इसका नाम है जी एप्रन। ये जो पहना हुआ है इसको एप्रन कहते हैं। तो इस एप्रन की एग्जांपल लेके चलते हैं। तो जब हम अमेज़ोन के ऊपर जाते हैं और अमेज़ोन के ऊपर जाने के बाद हम एप्रन सर्च करते हैं, एप्रन सर्च करने के बाद हमारे सामने एप्रन आ जाते हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा कि जो एप्रन है वो मेन कीवर्ड है। हालांकि जो भी प्रोडक्ट होती है उसका कोई एक कीवर्ड नहीं होता, एक से ज़्यादा कीवर्ड्स होते हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा कि जी जो हमारी प्रोडक्ट है उसका जो मेन कीवर्ड है वो कौन सा है। उसके लिए हम फाइल तैयार करते हैं कीवर्ड्स की फाइल के अंदर ये होता है कि हम जब अपने प्रोडक्ट के कीवर्ड्स सारे निकालते हैं, निकालने के बाद उसकी फाइल रेडी करते हैं तो हम उसके अंदर देखते हैं कि सबसे ज़्यादा सर्च वॉल्यूम किस कीवर्ड के ऊपर है। जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा सर्च वॉल्यूम होता है वही उस प्रोडक्ट का मेन कीवर्ड होता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये एप्रन है, एप्रन का सर्च वॉल्यूम है जी 88,000 प्लस सर्च वॉल्यूम है। तो उसके अलावा आप ये देख रहे हैं कि ये भी एप्रन जो प्रोडक्ट है उसके रेलिवेंट कीवर्ड्स हैं सारे। ये एप्रन्स आ रहा है, ये एप्रन और एप्रन्स के अंदर सिर्फ एस और ये इधर एस नहीं है और इधर एस है। और इधर से आप देख लें कि सर्च वॉल्यूम का कितना डिफरेंस है। ये 21,000 सर्च वॉल्यूम है और एप्रन का 88,000 सर्च वॉल्यूम है। अब कोई एप्रन्स लिख के सर्च कर रहा है तो उसके हिसाब से ये भी एक कीवर्ड ही है। तो हमने ये आइडेंटिफाई करना होता है जो मेन कीवर्ड है, मेन कीवर्ड कौन सा है। तो हम वो तभी आइडेंटिफाई कर पाते हैं जब हम ये पूरी फाइल एक देखते हैं। उसके बाद हम उसके ऊपर देखते हैं कि सबसे ज़्यादा सर्च वॉल्यूम किस कीवर्ड के ऊपर है। जिस कीवर्ड के ऊपर सबसे ज़्यादा सर्च वॉल्यूम होगा वही उसका मेन कीवर्ड होगा। तो इसका जो मेन कीवर्ड है उसका सबसे ज़्यादा सर्च वॉल्यूम इस एप्रन कीवर्ड के ऊपर है। तो इसका एप्रन जो है वो मेन कीवर्ड है। ये फाइल किस तरह तैयार की जाती है, कहाँ से ये निकाली जाती है। हीलियम 10 टूल है, उसके अंदर वेबसाइट के ऊपर जाके मैग्नेट के अंदर से ये फाइल रेडी होती है। वो मैं आपको दिखाता हूँ जाके जब हम हीलियम 10 के ऊपर जाके हम सर्च करेंगे कीवर्ड। तो यहाँ पे हम आते हैं। यहाँ पे आपको पता चल गया जी कि मेन कीवर्ड जो है वो हम किस तरह आइडेंटिफाई करते हैं। तो अब सर्च वॉल्यूम हम देख लेते हैं जी कि सर्च वॉल्यूम हम कहाँ से चेक करेंगे। तो हमारा क्राइटेरिया है कि जो मेन कीवर्ड है, मेन कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम जो है वो 12,000 लाजमी होना चाहिए। तो 12,000 से अबव होना चाहिए। तो हम हीलियम 10 के ऊपर जाते हैं। हीलियम 10 के ऊपर जाने के बाद हम जाके अपना कीवर्ड सर्च करते हैं। आप यहाँ हीलियम 10 के ऊपर आए। हीलियम 10 के ऊपर आने के बाद यहाँ पर आएंगे जी कीवर्ड रिसर्च के अंदर। कीवर्ड रिसर्च के अंदर ये आपको ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर मैग्नेट का। अब हम ये मैग्नेट के ऊपर आ गए हैं। मैग्नेट के ऊपर आने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे कीवर्ड रिसर्च हम कर सकते हैं। यहाँ पर आने के बाद सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसका आपने ख्याल रखना है कि यहाँ पर आपने मार्केट सेलेक्ट लाजमी करनी है। जिस मार्केट के अंदर आप प्रोडक्ट हंटिंग कर रहे हैं वो मार्केट आपने लाजमी सेलेक्ट करनी है। अगर आप इधर कनाडा के अंदर कर रहे हैं, यूके के अंदर कर रहे हैं, तो यहाँ पे यूके के अंदर ये इंडिया की मतलब जो भी मार्केट प्लेस में आप प्रोडक्ट रिसर्च कर रहे हैं आपने वो मार्केट लाजमी यहाँ पे सेलेक्ट करनी है। हम यूएसए के
अंदर कर रहे हैं तो यहाँ पे हम यूएसए की मार्केट को सिलेक्ट करेंगे। ये .com यूएसए की मार्केट है, ये यूएसए की मार्केट हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। तो इस पूरे कोर्स के अंदर मैं यूएसए की एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, तो यूएसए की एग्जांपल के हिसाब से मैं आपको सारा ये सिखाऊंगा, सारा काम करना, क्योंकि यूएसए की मार्केट जो है वो सबसे बड़ी मार्केट है। अगर आप वहाँ पे काम करना सीख गए, वहाँ पे आप सारा चीज़ें सीख जाते हैं, तो आपके लिए बाकी मार्केट के अंदर काम करना कोई इतनी मुश्किल नहीं होगी आपको काम करने के अंदर। तो यहाँ पे हम एप्रन सर्च करते हैं जी। यहाँ पे हम आते हैं, ये एप्रन पहले मैंने सर्च किया हुआ था पहले भी एक दफ़ा। तो यहाँ पे हमने एप्रन लिखा और एप्रन लिखने के बाद यहाँ पे हमने कीवर्ड के ऊपर क्लिक करते हैं। तो जैसे हम कीवर्ड्स के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये हमें इसका सर्च वॉल्यूम जो है वो दिखा देगा। यहाँ पे अभी ये सर्च हो रहा है और सर्च होने के बाद ये हमें इसका कीवर्ड दिखा देगा। जो भी आप कीवर्ड यहाँ पे एंटर करेंगे, गेट कीवर्ड करेंगे, तो यहाँ पे इसका सर्च वॉल्यूम आ रहा होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जी कि इसका जो सर्च वॉल्यूम है वो 1 लाख प्लस सर्च वॉल्यूम इसका शो हो रहा है आपके सामने। तो जब मैंने इसके ऊपर कीवर्ड सर्च की थी, तो कीवर्ड सर्च जब की थी तो उस टाइम इसका जो सर्च वॉल्यूम था वो अराउंड 88,000 प्लस था। तो इस टाइम इसका जो सर्च वॉल्यूम है वो 1 लाख प्लस जा चुका है। तो यहाँ से आपने मैग्नेट के अंदर आके आप इसकी कीवर्ड सर्च कर सकते हैं। तो हमारा क्राइटेरिया क्या था जी कि हमारा जो मेन कीवर्ड है, मेन कीवर्ड 12,000 सर्च वॉल्यूम लाजमी होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारे जो मैग्नेट है इसका 12,000 सर्च वॉल्यूम हमारे क्राइटेरिया को मीट कर रहा है। इसका तो सर्च वॉल्यूम खैर बहुत ज़्यादा है, तो हमारा यहाँ पे क्राइटेरिया मीट कर रहा है। तो यहाँ पर ये ओके हमारे लिए, ये प्रोडक्ट सर्च वॉल्यूम के हिसाब से ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको अगर चेक करवाऊँ, अगर हम यूके के अंदर जाते हैं तो फॉर एग्जांपल चलिए कनाडा के देख लेते हैं। कनाडा के अंदर जाके हम अगर गेट कीवर्ड करते हैं तो यहाँ पर हमें अब कनाडा के हिसाब से सर्च वॉल्यूम दिखाएगा। पहले हमने यूएसए सिलेक्ट किया हुआ था यहाँ पे, तो हमारे पास यहाँ पे जो सर्च वॉल्यूम आया था वो यूएसए के हिसाब से आया था। अभी हमने जैसी मार्केट चेंज की है तो ये अब कनाडा के हिसाब से आएगा। कनाडा के अंदर एप्रन जो कीवर्ड है उसके ऊपर जो सर्च वॉल्यूम है वो 19,000 प्लस है, ठीक है। इसी तरह आप जब भी मार्केट चेंज करेंगे, किसी और मार्केट प्लेस में जाएंगे, तो उस हिसाब से वो चेंज हो जाएगा। ये बस आपको एक दिखाने के लिए था, मेंशन करने के लिए था कि आप यहाँ से मार्केट जो है वो चेंज कर सकते हैं। और जैसे मार्केट चेंज करते हैं तो यहाँ पे सर्च वॉल्यूम भी चेंज हो जाएगा। ज़्यादा बात है, जब कंट्री चेंज हो गया तो सर्च वॉल्यूम भी उस कंट्री के हिसाब से हो रहा होगा। तो ये वाला पार्ट हमारा यहाँ पे क्लियर हो गया जी कि हम सर्च वॉल्यूम हमने देख लिया कि सर्च वॉल्यूम हम किस तरह से चेक कर रहे होते हैं हीलियम 10 के अंदर जाके, मैग्नेट के अंदर जाके। अब हम चलते हैं अपने सेकंड पॉइंट की तरफ। जब हम प्रोडक्ट की डिमांड चेक कर रहे होते हैं तो प्रोडक्ट की डिमांड चेक करते वक्त जो हमारा सेकंड क्राइटेरिया आता है वो आता है जी ये रेवेन्यू का। रेवेन्यू के अंदर हमने देखना होता है कि हम जंगल स्काउट की एक्सटेंशन रन करते हैं और जंगल स्काउट की एक्सटेंशन रन करने के बाद हम उसको जो रेवेन्यू वाला पोर्शन है, रेवेन्यू वाले पोर्शन को हाई टू लो सॉर्ट करते हैं। और हाई टू लो सॉर्ट करने के बाद देखते हैं जी कि हमारा जो 10th सेलर है वो $15,000 रेवेन्यू लाजमी जनरेट कर रहा हो, $15,000 से प्लस रेवेन्यू जनरेट कर रहा हो। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ जाके। जंगल स्काउट के एक्सटेंशन रन करते हैं और जंगल स्काउट के एक्सटेंशन रन करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप देखें कि अभी ये जंगल स्काउट के एक्सटेंशन है। तो जंगल स्काउट के एक्सटेंशन रन करेंगे, पहले हम प्रोडक्ट सर्च करते हैं, सर्च करने के बाद हम इसको रन करेंगे। तो यहाँ पे आप देखें कि इस बात का आपने लाजमी ख्याल करना है कि जब भी आप प्रोडक्ट सर्च करें तो आप जिस मार्केट प्लेस में सर्च कर रहे हो तो वहाँ का आपने ये कोड लाजमी देना है। जैसे कि मैं इस टाइम यूएसए के अंदर मार्केट रिसर्च कर रहा हूँ, यूएसए के अंदर प्रोडक्ट रिसर्च कर रहा हूँ, तो आप यहाँ पर देखें कि ये मैंने न्यूयॉर्क का डाला हुआ है। तो न्यूयॉर्क का जो कोड है 10001, ये मैंने कोड यहाँ पे दिया हुआ है। और जब यहाँ पे जो भी मैं सर्च करूँगा तो रिजल्ट जो आएंगे वो न्यूयॉर्क के हिसाब से आएंगे, यूएसए के हिसाब से आएंगे। तो यहाँ पे हम एप्रन सर्च करते हैं और एप्रन सर्च करने के बाद मैं आपको जंगल स्काउट की जो एक्सटेंशन है वो रन करके दिखाता हूँ और फिर मैं आपको सारा क्राइटेरिया समझाता हूँ। तो यहाँ पर जब मैंने ये एप्रन सर्च किया, एप्रन सर्च करने के बाद ये हमारे सामने प्रोडक्ट्स आ गई हैं जी, और ये एप्रन हमारे सामने शो हो रहे हैं सारे। तो यहाँ पर ये देखें कि ये जंगल स्काउट की एक्सटेंशन जो है वो एनेबल हो चुकी है। तो जहाँ पर हम
जंगल स्काउट के एक्सटेंशन रन करते हैं, यहाँ पर हम सिंपल क्लिक करते हैं तो ये हमारे सामने जंगल स्काउट की एक्सटेंशन जो है वो ओपन हो जाएगी और इसके ऊपर वो सारा जो रेवेन्यू है, जो भी इसका रेवेन्यू जो इस प्रोडक्ट का होगा वो हमारे सामने ये निकाल के यहाँ पे हमारे सामने रख देगा। तो अभी हम पहले देख लेते हैं जी कि हमने हमारा जो क्राइटेरिया है वो क्या था। क्राइटेरिया ये था जी कि जंगल स्काउट की जो एक्सटेंशन है उसको हमने अपने प्रोडक्ट के ऊपर रन करना है और रन करने के बाद हाई टू लो सॉर्ट करना है और सॉर्ट करने के बाद जो हमारा 10th सेलर है उसका जो रेवेन्यू है वो 15,000 प्लस लाजमी होना चाहिए। तो सॉर्ट कैसे करते हैं ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारे सामने जंगल स्काउट की एक्सटेंशन है और ये हमारे सामने ये इस प्रोडक्ट का जो हमने सर्च किया है एप्रन, उसका मंथली रेवेन्यू आ रहा है। मंथली रेवेन्यू जब हमारे सामने ये शो हो जाएगा तो ये आपको एरो शो हो रहे हैं। इसके ऊपर जब हम डबल क्लिक करेंगे ये हमें हाई टू लो सॉर्ट कर देगा और इसके ऊपर जैसे हमने डबल क्लिक किया तो डबल क्लिक करने के बाद ये हमें इस सारे का हाई टू लो सर्च वॉल्यूम सॉर्ट करके दे रहा है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा क्राइटेरिया ये था कि 10th सेलर तक 15,000 प्लस रेवेन्यू जनरेट हो रहा हो। तो 10th सेलर तक का देख लें 1 2 3 4 5 6 7 और उसके बाद 8 9 10 सेलर तक 15,000 प्लस सर्च वॉल्यूम जनरेट हो रहा हो। तो ये आपके सामने 15,000 प्लस सर्च वॉल्यूम जनरेट हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये प्रोडक्ट सर्च वॉल्यूम के हिसाब से भी बिल्कुल ठीक है। तो हालांकि ये प्रोडक्ट एक्सेप्टेबल नहीं है, इसके अंदर और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये प्रोडक्ट रिजेक्टेड है। आप इसको करने की कोशिश मत कीजिएगा। तो ये प्रोडक्ट एक रिजेक्टेड प्रोडक्ट है। उसके अंदर में ये सिर्फ आपको समझाने के लिए अभी जो प्रोडक्ट मैं आपको दिखाऊंगा तो उसके ऊपर मैं आपको बताऊंगा कि एनालिसिस करके जो मैंने प्रोडक्ट एक्चुअल में हंट की हुई है तो मैं उसका डाटा भी आपके सामने शेयर करने वाला हूँ थोड़ी देर में। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 10th सेलर जो है वो 67,000 का रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। इसका मतलब ये है कि जब हमने हाई टू लो सॉर्ट किया, इसको हाई टू लो सॉर्ट करने के बाद इसका मतलब ये है कि जो 10th सेलर है अगर वो 15,000 प्लस रेवेन्यू जनरेट कर रहा है तो उससे ऊपर वाले जो हैं वो ज़ाहिर बात है वो ज़्यादा ही रेवेन्यू जनरेट कर रहे होंगे। जैसे ये आप जिस तरह ऊपर जाते जाएंगे तो आपको ये देखने को मिलेगा कि ये ऊपर वाले जो हैं उनका रेवेन्यू ज़्यादा ही होगा क्योंकि हमने हाई टू लो सॉर्ट कर लिया था। हाई टू लो सॉर्ट करने का मतलब ये होता है कि हम चेक कर सके कि 10th सेलर तक 15,000 रेवेन्यू लाजमी हो। 10th सेलर तक 15,000 रेवेन्यू का क्या मकसद है? उसका मकसद ये है कि हमारा जो मेन गोल होता है वो ये होता है कि हमें टॉप के जो 10 सेलर्स हैं हमें उन टॉप के 10 सेलर्स के अंदर रैंक करना होता है। इसलिए हम 10th सेलर तक जाके इसको चेक करते हैं। 10th सेलर तक जाके हम देखते हैं कि क्या 10th सेलर तक $15,000 का रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। अगर हो रहा है तो हमारा गोल चूंकि ये होता है कि हम फर्स्ट 10 सेलर्स के अंदर आ जाएं टॉप के ऊपर रैंक करके, तो हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि जब हम प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे तो हमारा जो रेवेन्यू होगा वो भी $15,000 प्लस होगा जब हम टॉप के 10 सेलर्स के अंदर रैंक हो जाएंगे। और हमारा जो क्राइटेरिया वो क्राइटेरिया ये है कि हम जंगल स्काउट की जो एक्सटेंशन है उसको हाई टू लो सॉर्ट करते हैं मंथली रेवेन्यू के अंदर और 10th सेलर जो है वो $15,000 का रेवेन्यू जनरेट कर रहा होता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पर आने के बाद हम इसको हाई टू लो सॉर्ट करते हैं। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं हाई टू लो सॉर्ट करने के लिए यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे और ये हाई टू लो सॉर्ट हो जाएगा। और जैसे ही हम यहाँ पे डबल क्लिक करने के बाद हम देखते हैं कि ये हाई टू लो सॉर्ट हो गया और सॉर्ट होने के बाद हम 10th सेलर तक इसका रेवेन्यू देखते हैं। तो सबसे पहला सेलर जो है वो ये है जी, ये दोनों लिस्टिंग सेम ही है तो इसको हम एक ही काउंट करेंगे। ये एक होगी, ये 2 3 4 5 6, ये 1,86,000 वाली ये 7 होगी और उसके बाद यहाँ तक 7 होगी थी, ये 8 9 10 और ये 10 सेलर तक जब देखें $1,56,000 का ये रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। हमारा क्राइटेरिया था जी कि $15,000 लाजमी प्रोडक्ट जनरेट कर रही हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये बहुत बड़ी प्रोडक्ट है और इसका रेवेन्यू बहुत ज़्यादा है। इवन क्या अगर आप ये सारे सेलर्स देखें तो ये हाई टू लो सॉर्ट है और ये 21 सेलर्स तक $65,000 तक का रेवेन्यू जो है वो जनरेट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारी प्रोडक्ट है उसका जो क्राइटेरिया है वो आप देख सकते हैं कि ये मीट करता है। यहाँ पर ये 10th सेलर तक हमारा यहाँ पर 10th सेलर बनता था, यहाँ पर $15,000 रेवेन्यू हमारा ये मीट करता है। तो ये हमारा जो क्राइटेरिया है वो हमारी जो प्रोडक्ट है जो मैंने आपको दिखाई है वो
ओके है, वो हमारे क्राइटेरिया को मीट कर रही है। अब हम अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो क्या है जी, हाउ टू चेक कंपटीशन। हम कंपटीशन किस तरह चेक करते हैं? तो कंपटीशन चेक करने का तरीका ये है कि हमारे जो सेलर्स हैं वो कम से कम सेलर्स हों, और जो सेलर्स प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं वो स्मॉल सेलर्स होने चाहिए, वो छोटे सेलर्स होने चाहिए, वो बड़े सेलर्स ना हों। सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं जी कि हाई कंपटीशन और लो कंपटीशन में बेसिकली डिफरेंस क्या है। सबसे पहले हम लो कंपटीशन की कैलकुलेशन को देख लेते हैं। आप यहाँ पे मैंने एग्जांपल के तौर पर यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है कि एक प्रोडक्ट है जिसकी डेली सेल्स है 1000 यूनिट्स। मतलब ये कि बायर्स आते हैं और बायर्स आके उसको प्रोडक्ट को सर्च करते हैं और सर्च करके उसको परचेज करते हैं, और उसकी जो डेली सेल्स है वो है 1000 यूनिट्स, ठीक है। और उस प्रोडक्ट को जो सेल करने वाले हैं वो टोटल सेलर्स हैं 10 सेलर्स जो हैं उस प्रोडक्ट को टोटल सेल कर रहे हैं। जब हम एवरेज निकालते हैं तो 1000 यूनिट्स डिवाइडेड बाय 10, 100 सेल्स पर डे, मतलब कि एक सेलर के हिस्से में 100 सेल्स पर डे आ रही होती हैं। तो अगर उसकी एक प्रोडक्ट का प्रॉफिट मार्जिन फॉर एग्जांपल $5 है, तो मतलब ये कि एक सेलर $500 पर डे प्रॉफिट जनरेट कर रहा है। और यही अगर हम देखें कि अगर कंपटीशन जो है वो हाई हो जाता है तो तब क्या होगा। हाई कंपटीशन की जो कैलकुलेशन है वो ये है कि अगर वही प्रोडक्ट डेली सेल्स उसकी 1000 है और उसके अंदर जो टोटल नंबर ऑफ सेलर्स हैं वो इंक्रीज कर जाते हैं, 100 सेलर्स हो जाते हैं, तो अगर हम उसकी एवरेज सेल निकालें तो 1000 यूनिट्स, ये 1000 यूनिट्स हैं, और डिवाइडेड बाय 100, ये 100 सेलर्स। 100 सेलर से जब हम डिवाइड करते हैं तो हर सेलर के हिस्से में सिर्फ 10 सेल्स आती हैं पर डे, ठीक है। जैसे ही कंपटीशन इंक्रीज हुआ तो नंबर ऑफ सेल्स कम होगी, नंबर ऑफ सेल्स कम हुई तो मतलब ये कि प्रॉफिट भी कम होगा। उसी तरह जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल ली थी $5 प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि उसी प्रोडक्ट के अंदर $5 प्रॉफिट हो रहा है, 10 सेल्स हो रही होंगी, तो इसका मतलब ये है कि हर सेलर के हिस्से में डेली बेसिस पे एवरेज $50 प्रॉफिट पर डे वो हर सेलर के हिस्से में आ रहा है। तो इसकी रीज़न यही है कि जैसे ही कंपटीशन इंक्रीज होता है तो हमारे जो प्रॉफिट मार्जिन है वो डिवाइड होके वो कम हो जाता है। तो इस वजह से हमने जो सिलेक्शन करनी होती है कि उसके सिलेक्शन के अंदर हमारा लाजमी है कि हम जो प्रोडक्ट है उसका जो कंपटीशन है वो कम से कम होना चाहिए, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो सेल्स हैं उसको जनरेट कर सकें और ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन हमें हो। तो इस वजह से हम ये जो हाई कंपटीशन है इस प्रोडक्ट को नहीं सिलेक्ट करते। जो सेकंड पॉइंट है वो ये है जी कि स्मॉल सेलर्स होने चाहिए, ठीक है। जो सेलर्स सेल कर रहे हो ऑलरेडी उस प्रोडक्ट को, जो भी हम हंट करेंगे कोई ना कोई सेलर्स तो है ना जो सेल्स कर रहे होंगे। ज़ाहिर बात है हम किसी की सेल्स की तरफ देख के उसको सिलेक्ट करेंगे कि हाँ जी ये प्रोडक्ट्स जो हमने निकाली है, प्रोडक्ट निकाली है, उसको कोई ना कोई तो सेल कर रहा है। तो वो जो सेल करने वाले सेलर हैं वो स्मॉल सेलर होने चाहिए, छोटे सेलर्स होने चाहिए। छोटे सेलर्स हम किस तरह देखते हैं कि छोटे सेलर्स को आइडेंटिफाई कैसे करना है। तो छोटे सेलर्स को आइडेंटिफाई करते हैं हम रिव्यूज़ के थ्रू इस तरह आइडेंटिफाई करते हैं जो हमारे टॉप 10 सेलर हैं उसके अंदर जो रिव्यूज़ हैं वो 300 रिव्यूज़ से ज़्यादा कोई बंदा ना हो। जितने भी सेलर्स हैं सब के 300 रिव्यूज़ से कम होने चाहिए। उसके अंदर से दो या तीन सेलर की एक्सेप्शन है। मतलब ये कि टॉप की जो 10 सेलर्स हैं उसमें से 7-8 सेलर ऐसे हों जिनके 300 से रिव्यूज़ कम हों। अगर उनमें से 2-3 सेलर के रिव्यूज़ 1000 या 1000 से थोड़े से ज़्यादा हो जाते हैं, मतलब 1200-1300 तक चले जाते हैं, तो कोई मसला नहीं है। लेकिन मोस्टली जो 7-8 सेलर्स तकरीबन हों जिनके रिव्यूज़ जो हैं वो 300 से कम होने चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक और पार्ट आता है, हमने कंपटीशन तो चेक करना होता है, कंपटीशन हम चेक करते हैं रिव्यूज़ के थ्रू, लेकिन उसके साथ साथ हम कंपटीशन के साथ साथ स्पेस भी चेक करते हैं कि क्या कंपटीशन के साथ स्पेस है। बहुत सी प्रोडक्ट ऐसी होती हैं जो कि कंपटीशन उनके अंदर थोड़ा ज़्यादा होता है, मीडियम होता है, लो कंपटीशन नहीं होता, मीडियम कंपटीशन वाली होती हैं, लेकिन उसके अंदर फिर भी स्पेस होती है प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए। जो कि प्रोडक्ट मैं आपको एज अ एग्जाम्पल आपके सामने एज अ केस स्टडी के तौर पे आपको शो करवाई है। मैंने प्रोडक्ट ही ऐसी आपके सामने शो करवाई है अपनी कि जिसके अंदर मैं आपको स्पेस भी दिखा सकूं।
अब मैं आपको वो प्रोडक्ट के ऊपर लेके चलता हूँ और जाके आपको दिखाता हूँ कि वो किस तरह आप स्पेस को आइडेंटिफाई करेंगे और कंपटीशन को आइडेंटिफाई करेंगे। ये हमारी प्रोडक्ट है जी। इस प्रोडक्ट के अंदर अगर हम आते हैं और आके देखते हैं तो ये रिव्यूज़ वाला सेक्शन है, ठीक है। और यहाँ पर हम रिव्यूज़ देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारा जो क्राइटेरिया था वो ये था जी कि जो सेलर हैं टॉप 10 अगेन वही कि हमने हमारा जो टारगेट होता है वो टॉप 10 के अंदर आना होता है, टॉप 10 सेलर्स के अंदर आना होता है। तो इसलिए हम टॉप 10 की एग्जांपल यहाँ पे लेके चल रहे हैं। तो जहाँ पे भी आपको टॉप 10 का वर्ड जो शो हो रहा है कि टॉप 10 सेलर्स, वहाँ पे आप ये समझें कि हमने टॉप 10 के अंदर आना होता है। हमारा गोल होता है कि तो हमने टॉप 10 के अंदर रैंक करना है। तो इस वजह से हम ये यूज़ कर रहे होते हैं कि टॉप 10 के अंदर हम सारा क्राइटेरिया चेक कर रहे होते हैं। वैसे हमने ओवरऑल प्रोडक्ट चेक करनी होती है, पूरा पेज, फर्स्ट पेज जो पूरा है वो पूरा का पूरा पेज चेक करना होता है। लेकिन जो ज़्यादा फोकस हम करते हैं वो टॉप 10 के ऊपर लाजमी करते हैं। तो यहाँ पे अब हमारा क्राइटेरिया था जी रिव्यूज़ को चेक करने का कि 7-8 सेलर्स ऐसे हों जिनके रिव्यूज़ 300 से कम होने चाहिए, और उसके अलावा 2-3 सेलर ऐसे हो सकते हैं जिनके रिव्यूज़ 1000, 1200 तक, 1300 तक रिव्यूज़ अगर चले भी जाएँ तो कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे अब देखें कि ये टॉप के 8 सेलर्स हैं, 1 to 8 सेलर्स। और यहाँ पे आप देख लें कि ये जो प्रोडक्ट है उसके अंदर ये 4000 रिव्यूज़ वाला, ये 800, ये 2900 रिव्यूज़, और ये 2600, ऑलमोस्ट 2700 रिव्यूज़। तो आप यहाँ पर आपका सवाल बनता है कि जी आपने तो बोला था कि 1000 से ज़्यादा रिव्यूज़ होने चाहिए, मतलब 1200-1300 तक रिव्यूज़ हो जाएं तो कोई इशू नहीं है। तो मैक्सिमम भी हो तो 1500 तक हो जाए तो ठीक है, 2-3 सेलर्स की कोई मसला नहीं है। लेकिन अब यहाँ पर आपकी जो प्रोडक्ट है जो आपने सेलेक्ट की हुई है इसके अंदर तो बहुत ज़्यादा रिव्यूज़ हैं, बहुत बड़े बड़े सेलर्स बैठे हुए हैं। तो ये आपने क्यों सेलेक्ट की? तो उसके साथ साथ मैंने आपको बताया था कि हमने उसके साथ साथ स्पेस भी चेक करनी होती है। स्पेस किस तरह चेक करते हैं वो मैं आपको सारा डिटेल वगैरह बताता हूँ। अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इस प्रोडक्ट के अंदर ये पहले 1 से लेके 8 तक आपको तकरीबन 1, 2, 3, 4, ऑलमोस्ट 4 नहीं तो ये मीडियम सा सेलर बैठा हुआ है, ठीक है। और 1, 2 और ये 3 आपके सामने ये बड़े सेलर्स बैठे हुए हैं, ठीक है। अब हम इसके बाद हम जैसे ही हम इसके नेक्स्ट पेज के ऊपर जाते हैं, मतलब 8 से आगे जाते हैं, तो आप ये देखेंगे कि 8 से लेके 14 तक तो आपको ये देख रहे हैं कि जितने भी रिव्यूज़ हैं वो सारे छोटे छोटे सेलर्स बैठे हैं। ये एक सेलर जिसके 71 है, 61 रिव्यूज़, बाकी सारे ये 50 के आसपास रिव्यूज़ वाले सेलर हैं, ठीक है। 26, 50, ये 5, मतलब बहुत छोटे छोटे सेलर्स हैं। और उनका अगर आप रेवेन्यू देखें तो रेवेन्यू जो है वो लाखों के अंदर है। ये 1,56,000, 1,75,000, ये ऑलमोस्ट 1 लाख, ये 2 लाख, 3 लाख, 1,86,000, 69,000, मतलब कि छोटे छोटे सेलर्स भी लाखों के अंदर रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। उसके बाद हम थर्ड पेज के ऊपर जाते हैं, थर्ड स्टेप के ऊपर जब जाते हैं 15 to 21 सेलर की तरफ जाते हैं अगर, तो वहाँ पे आप देखते हैं जी अब यहाँ पे मज़ीद 2 सेलर आए हैं। एक ये जो मीडियम सा सेलर है 700, मतलब 1000 से नीचे ही है, मीडियम सेलर है। ये बहुत बड़ा सेलर है, मतलब 2500 उसके रिव्यूज़ शो हो रहे हैं। और उसके अलावा ये फिर छोटे छोटे सेलर्स आते हैं, बिल्कुल छोटे सेलर्स, और यहाँ पर वो आपके सामने मतलब अच्छी खासी 57,000, 47,000, 12, 87,000, ये भी ठीक ठाक सेल कर रहे हैं। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस प्रोडक्ट के अंदर कंपटीशन तो है, मीडियम कंपटीशन तो है, मतलब बड़े सेलर्स बैठे हुए हैं। 3 यहाँ ये बैठे हुए हैं, उसके अगर ये तो एक ये बैठा है, 4 बड़े सेलर्स बैठे हैं, और उसके अलावा एक ये और दूसरा ये 2 मीडियम सेलर बैठे हैं। अगर हम 6 सेलर्स को निकालें तो ये 21 सेलर्स के अंदर से 6 हम निकालें तो 15 सेलर्स ऐसे हैं जो कि छोटे सेलर्स हैं, और 2 सेलर्स ऐसे हैं जो मीडियम है, और 4 सेलर्स ऐसे हैं जो कि एक बड़े सेलर्स हैं, वो उनका ठीक ठाक बड़े सेलर्स हैं, वो अच्छा खासा उनका रिव्यूज़ हैं। तो यहाँ पे अब क्या देखना है, हमने देखनी होती है कंपटीशन मीडियम है। अब हमारा यहाँ पे सेकंड पार्ट जो है वो हमारे काम आएगा, जो है कि स्पेस का, कि हमने स्पेस चेक करनी है। तो स्पेस के अंदर हम जब आते हैं तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 100 रिव्यूज़ वाला छोटा सेलर अच्छी खासी सेल कर रहा है, 54 रिव्यूज़ वाला भी अच्छी खासी सेल कर रहा है,
50 रिव्यूज़ वाला, ये भी 1,56,000 की सेल कर रहा है। और ये सारी डॉलर्स के अंदर बात हो रही है। और ये जितने सेलर हैं सारे के सारे छोटे सेलर हैं और ये भी लाखों डॉलर्स के अंदर सेल कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें स्पेस देखने को मिल रही है कि अगर हम ये किसी भी एक सेलर को कॉपी कर दें, कोई भी एक सेलर जो है जिसको हम कॉपी कर लेते हैं और उसको चेज करना शुरू करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको यहाँ पे एग्जांपल दूँ, अगर हम ना किसी बड़े सेलर को की तरफ जाते हैं ना छोटे, हम किसी ऐसे सेलर को देख लेते हैं जैसे ये 26 रिव्यूज़ वाला है। तो हम अगर हम ये 26 रिव्यूज़ वाले को देखें तो हम ये एज्यूम करते हैं कि अगर हम प्रोडक्ट लॉन्च करें और प्रोडक्ट लॉन्च करने के बाद अगर हम अपनी लिस्टिंग के ऊपर कोई ऑलमोस्ट 25 से 30 रिव्यूज़, 30 रिव्यूज़ तक अगर हम ले आते हैं तो इसका मतलब ये है कि ये 26 रिव्यूज़ के ऊपर $69,000 की सेल कर रहा है। तो अगर हम 30 रिव्यूज़ ले आते हैं प्रोडक्ट लॉन्च करने के बाद तो हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट सेल है वो तकरीबन $50,000-60,000 तक आराम से होगी। तो यहाँ पे हमने इस तरह से स्पेस देखनी होती है। यहाँ पे कितने सेलर हैं जिसको हम आराम से चेज करना शुरू करें और उसके आसपास हम उतने रिव्यूज़ लें तो हम भी इतनी सेल्स जनरेट करना शुरू कर देंगे। तो चूंकि इसके अंदर जो कंपटीशन है वो बेशक है, मीडियम सा कंपटीशन है, लेकिन यहाँ पे हमें स्पेस भी देखने को मिल रही है कि अगर हम इसके अंदर प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो हम अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं और अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करने के साथ इसका प्रॉफिट मार्जिन अच्छा है तो हम इसको लॉन्च कर सकते हैं और अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं इसके अंदर से। तो ये वाला पार्ट भी आपका क्लियर हो गया कि आपने कंपटीशन को चेक करना है और कंपटीशन के साथ साथ अगर कंपटीशन थोड़ा बहुत कंपटीशन उसके अंदर है भी तो उसके साथ आपने स्पेस को चेक करना है। हो सकता है आपके कंपटीशन आप चेक करें तो वो लो कंपटीशन आपको ना मिले, लेकिन जब आप स्पेस को चेक करें जिस तरह हमने इस प्रोडक्ट के अंदर स्पेस को चेक किया, तो जब हम आपकी स्पेस को चेक करें तो आपको स्पेस मिल जाए कि हाँ जी हम भी प्रोडक्ट से अगर लॉन्च कर देते हैं तो हम भी अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकेंगे, या कम से कम इतना कि जो हमारा क्राइटेरिया कि 15,000 से ज़्यादा जो रेवेन्यू है वो लाजमी जनरेट होना चाहिए। तो अगर हमारा वो क्राइटेरिया मीट होता है कि 15,000 से ऊपर रेवेन्यू जनरेट करने की पॉसिबिलिटी नज़र आती है तो आप उसको लॉन्च कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे जाते हैं जी प्रोडक्ट हंटिंग के क्राइटेरिया की तरफ। मैं आपको मज़ीद प्रोडक्ट हंटिंग का क्राइटेरिया बताता हूँ। यहाँ पे हम आते हैं तो सबसे पहले आपको दिखाता हूँ कि ये सर्च वॉल्यूम हमने डिटेल के साथ डिस्कस किया, रेवेन्यू को भी हमने डिटेल के साथ डिस्कस किया, प्रोडक्ट की डिमांड वाले सेक्शन के अंदर ये दोनों पॉइंट डिस्कस किए। और उसके बाद अगर हम रिव्यूज़ वाले की तरफ आते हैं तो रिव्यूज़ के अंदर हमने जो प्रोडक्ट का कंपटीशन जहाँ पे हम चेक करते हैं तो प्रोडक्ट की कंपटीशन को हमने ये डिटेल के साथ चेक किया कि रिव्यूज़ वाला जो पार्ट है वो हमने किस तरह चेक करना है। तो कंपटीशन के बाद हम यहाँ पे अपने नेक्स्ट पार्ट यानी कि फोर्थ पॉइंट की तरफ चलते हैं। फोर्थ पॉइंट है अमेज़ॉन डोमिनेंसी। हमारी जो प्रोडक्ट है वो अमेज़ॉन डोमिनेंट नहीं होनी चाहिए। अमेज़ॉन डोमिनेंसी किस तरह चेक करते हैं? जब हम जंगल स्काउट के एक्सटेंशन को अपने प्रोडक्ट के ऊपर रन करते हैं तो रन करने के बाद यहाँ पर शो हो रहा था सेलर टाइप। सेलर टाइप के अंदर आप यहाँ पर देख सकते हैं ये एक प्रोडक्ट है जो मैंने आपके सामने शो किया है जी कि अमेज़ॉन डोमिनेंट प्रोडक्ट है जौन सी, और ये सिर्फ आपको शो करवाने के लिए कि अमेज़ॉन डोमिनेंट बेसिकली प्रोडक्ट होती किस तरह की है। जब आप देखते हैं तो आपको शो होता है कि आपके सामने ये 1 2 3 4 के 4 दफ़ा अमेज़ॉन एज आ सेलर यहाँ पे बैठा हुआ है। तो हमारा क्राइटेरिया क्या है कि अमेज़ॉन जो है वो नॉट मोर देन 3 टाइम्स एज आ सेलर इन टॉप 10। टॉप 10 के अंदर 3 दफ़ा नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ज़रूरी है कि आप पूरे पेज को चेक करें और पूरे पेज के ऊपर अमेज़ॉन 3 दफ़ा से ज़्यादा ना हो। वैसे तो कोशिश करें कि अमेज़ॉन 2 दफ़ा है तो ठीक है, अगर 3 दफ़ा भी है तो आप उसको ना करें। लेकिन बहुत सारी प्रोडक्ट्स होती हैं जिनके अंदर अगर देखा जाए, जिस तरह मैं आपको प्रोडक्ट का सारा एनालिसिस लेके चल रहा हूँ, वो ठीक ठाक बड़ी प्रोडक्ट है। अगर उस तरह की कोई प्रोडक्ट आपको मिल जाए तो 3 दफ़ा भी अगर अमेज़ॉन है तो कोई मसला नहीं है, उसको हम लेके चल सकते हैं। लेकिन आप कोशिश करें कि अगर 3 दफ़ा से ज़्यादा है फिर तो आपने बिल्कुल काम करना ही नहीं है ना। पूरे पेज के ऊपर, फर्स्ट पेज के ऊपर देखें, तकरीबन कोई आपको
25-30 लिस्टिंग का एनालिसिस लाजमी करें। उसके अंदर आप देखें कि अगर अमेज़ॉन 3 दफ़ा है तो आप उसको छोड़ दें, ना करें। यहाँ पर अब हम देखते हैं जी कि जिस तरह ये आपको अमेज़ॉन शो हो रहा है तो ये इसका मतलब ये अमेज़ॉन डोमिनेंट प्रोडक्ट है। तो हमारी जो प्रोडक्ट है, हम जो एनालिसिस कर रहे हैं उसके अंदर पहली जो 8 लिस्टिंग है, पहले जो 8 सेलर्स हैं उसके अंदर अमेज़ॉन कहीं पर भी नहीं है। उसके बाद 8 से 14 तक यहाँ पर भी आपको कोई अमेज़ॉन नहीं नज़र आ रहा, सारे FBA सेलर्स नज़र आ रहे हैं। उसके बाद 15 से 21 तक कोई अमेज़ॉन सेलर नहीं है, यहाँ पे सारे FBA हैं। तो ये मतलब ये है कि ये प्रोडक्ट जो है वो अमेज़ॉन डोमिनेंट नहीं है, तो ये हमारे क्राइटेरिया को मीट करती है और ये प्रोडक्ट एक्सेप्टेबल है लॉन्च के लिए। तो इसके साथ साथ मैं आपको अमेज़ॉन डोमिनेंट के साथ आपको एक और चीज़ बताता चलूँ, एक टिप देता चलूँ कि आपने अमेज़ॉन के साथ साथ FBM सेलर्स को भी सर्च करना है, FBM सेलर्स को भी देखना है। FBM सेलर्स मतलब ये FBA मतलब होता है फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन और FBM का मतलब होता है फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। FBA के अंदर अमेज़ॉन आपकी फुलफिलमेंट कर रहा होता है आपके बिहाफ पे, और FBM का मतलब है फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, मतलब मर्चेंट जो सेलर है, मर्चेंट सेलर को कहा जाता है, सेलर खुद फुलफिलमेंट कर रहा होता है जो भी ऑर्डर्स आ रहे होते हैं। तो यहाँ पर ये हमने देखना है कि जो हम एनालिसिस कर रहे हैं अमेज़ॉन के साथ साथ जो FBM सेलर्स है वो भी ज़्यादा नहीं होने चाहिए। चूँकि हम जो प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं हम FBA कर रहे होते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा सेलर्स जो हैं वो FBA वाले होने चाहिए। अगर हम देखते हैं, हम अगर एनालिसिस करते हैं, तकरीबन कोई चेक करते हैं 25-30 लिस्टिंग चेक करते हैं, उसके अंदर कोई 5-6 दफ़ा, 4 से 6 दफ़ा या इवन 7-8 दफ़ा भी अगर कोई FBM सेलर्स है, मतलब को बहुत से लोग होते हैं जो USA में रहते हैं और FBM कर रहे होते हैं, वो खुद ही अपनी जो फुलफिलमेंट है वो खुद ही कर रहे होते हैं। तो चंद सेलर्स उसके अंदर कोई 7-8-9 सेलर्स हैं 25-30 लिस्टिंग के अंदर, तो कोई मसला नहीं है। 30 लिस्टिंग के अंदर कोई 8 सेलर आ जाते हैं तो कोई मसला नहीं है, उसके अंदर FBM सेलर हम उसको काउंट कर लेंगे प्रोडक्ट के अंदर। अगर आपको ऐसा लगे कि आपकी जो आपने तकरीबन 30 लिस्टिंग का एनालिसिस किया और 30 लिस्टिंग के अंदर से तकरीबन कोई 18-20 लिस्टिंग जो है या 22 लिस्टिंग जो है वो FBM सेलर्स की हैं, तो इसका मतलब ये है कि उस प्रोडक्ट को ज़्यादातर लोग FBM करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई उस प्रोडक्ट के अंदर ऐसा इशू ज़रूर है जिसकी वजह से लोग उसको FBA नहीं करते। या तो अमेज़ॉन बहुत सारी कमीशन चार्ज करता है, या तो बहुत सारी उसके अंदर मसले मसाइल हैं प्रोडक्ट के अंदर जिस वजह से उसको FBA नहीं किया जाता और उसको लोग FBM करते हैं। तो चूंकि हमारा जो प्रोडक्ट, जो हमारा गोल होता है वो ये होता है कि हम FBA करें, हम FBA सेलर जाते हैं, तो वो हमारी जो प्रोडक्ट है वही चूज़ करनी है जो कि FBA सेलर्स वाली हो। जिस तरह के मैं आपको अपनी प्रोडक्ट के ऊपर दिखाता हूँ, ये आप पहले 8 लिस्टिंग के अंदर आप ये देखें कि सिर्फ 3 सेलर जो है वो FBM वाले मिलेंगे आपको, 1, 2, 3। उसके अलावा जितने सेलर हैं वो सारे FBA कर रहे हैं, मतलब फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन है, ठीक है। उसके बाद हम जैसे ही इसको नेक्स्ट पेज के ऊपर चेक करते हैं 8 to 14 करते हैं, तो 8 to 14 के अंदर आप देखेंगे सारे के सारे सेलर्स जो हैं वो FBA वाले हैं। अगर इसको हम नेक्स्ट लेके चलें तो 15 to 21 तक सारे सेलर्स जो हैं वो FBA वाले हैं। इसका मतलब ये है कि हमने 21 लिस्टिंग्स का एनालिसिस किया और 21 लिस्टिंग का एनालिसिस करने के बाद हमें सिर्फ और सिर्फ ये 1, 2, 3 FBM सेलर्स मिले। तो इसके अंदर से तकरीबन कोई मार्जिन कोई 5-6 सेलर्स भी FBM वाले होते तो कोई इशू नहीं था। तो उसके अलावा सारे FBA हैं, तो इसका मतलब ये है कि इस प्रोडक्ट को FBA लोग करते हैं। तो चूँकि सेलर्स इसको FBA कर रहे हैं तो हम भी इसको FBA कर सकते हैं, इसके FBA करने के अंदर कोई इशू नहीं है। तो ये हमारा क्राइटेरिया भी कंप्लीट हो गया जी। ये हमने देख लिया कि अमेज़ॉन डोमिनेंसी क्या होती है। उसके बाद हम चेक करते हैं जी कि ब्रांड डोमिनेंसी किसे कहते हैं। ब्रांड डोमिनेंसी अगेन वही कि टॉप 10 सेलर्स के अंदर जो है वो 3 दफ़ा जो सेम ब्रांड की जो लिस्टिंग है वो नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो आपने उस प्रोडक्ट को रिजेक्ट कर देना है। तो वो भी हम जंगल स्काउट के अंदर देख रहे होते हैं। तो पहले तो मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि ब्रांड डोमिनेंसी किसे कहते हैं। तो यहाँ पे ये हमने जो प्रोडक्ट लेके चल रहे हैं एप्रन के अंदर ही मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जैसे ये पहली लिस्टिंग है, ये एक ब्रांड है जी विलवेल, और वो सेल कर रहा है $28,000 की सेलिंग कर रहा है पर मंथ।
और अगर आप इसको सेकंड लिस्टिंग देखें इसकी, तो ये भी विलवेल ब्रांड की है और वो उसके ऊपर $94,000 की सेल कर रहा है। तो हमारा क्राइटेरिया ये कहता है कि अगर यहाँ पर 2 दफ़ा ब्रांड है तो ठीक है, कोई इशू नहीं है। अगर 3 दफ़ा ब्रांड है तो भी कोई इशू नहीं है, आप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैंने 2 लिखा हुआ है। मेरा ये है कि अगर आपका 2 दफ़ा ब्रांड है तो उसके अंदर आप जा सकते हैं, कोई मसला नहीं आएगा। लेकिन अगर तीसरी दफ़ा भी ब्रांड बैठा हुआ है, यहाँ पर तीसरी दफ़ा भी विलवेल बैठा होता तो आप रिजेक्ट कर दें। लेकिन अगर आप थोड़ा सा क्राइटेरिया लूज रखना चाहते हैं तो आप मैक्सिमम जो है वो 3 तक जा सकते हैं कि यहाँ पर अगर विलवेल यहाँ पर है, यहाँ पर भी विलवेल है, और अगर ये थर्ड सेलर जो है ये लिस्टिंग ये भी इसी ब्रांड की होती तो आप कह सकते थे चलें ठीक है, हमें कोई मसला नहीं है, हम इसके अंदर इस प्रोडक्ट को लॉन्च कर लेते हैं, कोई इशू नहीं। लेकिन जैसे ही 4th सेलर भी अगर उसी सेम ब्रांड का है तो आप उस प्रोडक्ट को रिजेक्ट कर दें, वो प्रोडक्ट आपने बिल्कुल नहीं करनी। तो आपने कोशिश तो यही करनी है कि आप 2 दफ़ा देखें, और अगर तीसरी दफ़ा भी जो तीसरी लिस्टिंग में वो भी सेम ब्रांड की है तो कोशिश करें कि उसको ना करें। लेकिन बहुत सारे केसेस में किया जा सकता है, जिस तरह की मैं आपको जैसे मैं आपको प्रोडक्ट दिखा रहा हूँ कि उस प्रोडक्ट के अंदर मार्जिन्स ही इतने ज़्यादा हैं कि अगर 3 दफ़ा कोई ब्रांड बैठा भी हुआ है तो फिर भी आप उसको लॉन्च करें तो आप उसको ईजिली ही उसके अंदर रेवेन्यूज़ जनरेट कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई छोटी प्रोडक्ट है और आपको लग रहा है कि हाँ जी 3 दफ़ा तो ब्रांड ही बैठा हुआ है, अगर हम लॉन्च करेंगे तो हमें कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होने वाला, तो अगर आपको नज़र आ रहा है कि कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होने वाला तो फिर आप उसको रिजेक्ट कर दें, फिर उसको ना करें, कोई और प्रोडक्ट देख लें। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं, जो प्रोडक्ट रेटिंग्स की तरफ। प्रोडक्ट की रेटिंग्स जो हैं वो टॉप 10 के अंदर 4.2 स्टार्स से प्लस होनी चाहिए। अब प्रोडक्ट की रेटिंग्स क्या होती हैं, सबसे पहले मैं आपको प्रोडक्ट की रेटिंग्स दिखा देता हूँ कि प्रोडक्ट की रेटिंग्स बेसिकली कहते किस हैं। ये हमारी प्रोडक्ट है जी एप्रन, जिसको हम एज एग्जांपल लेके चल रहे हैं। यहाँ पे अगर हम आते हैं और यहाँ पर आप ये देख रहे हैं ये स्टार्स, ये बेसिकली ये जो स्टार्स हैं यही प्रोडक्ट की रेटिंग्स हैं। ये जो नंबर्स के अंदर आते हैं ये नंबर ऑफ रिव्यूज़ कहलाए जाते हैं। इसके अलावा ये जो नंबर्स आ रहे हैं, यहाँ पे नंबर्स आ रहे हैं, ये नंबर्स आ रहे हैं, ये नंबर ऑफ रिव्यूज़ हैं। उसके साथ जो स्टार्स लगे हैं ये रेटिंग्स हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये 4.5 रेटिंग आ रही है इसकी, ठीक है। इस स्टार के ऊपर लेके जाता हूँ, इसकी भी 4.5 रेटिंग आ रही है, तो इसे हम रेटिंग्स कहते हैं, स्टार्स को रेटिंग कहा जाता है। तो यहाँ पे हमारा क्राइटेरिया क्या है कि हमारा जो क्राइटेरिया है वो ये है कि 4.2 स्टार्स से प्लस होना चाहिए, 4.2 स्टार से ऊपर होना चाहिए, मतलब 4.3, 4.4 एंड सो ऑन। यहाँ पे अब हम अपनी प्रोडक्ट को देख लेते हैं। प्रोडक्ट का जो हमारी प्रोडक्ट के अंदर जो रेटिंग्स मेंशन हो रही हैं वो ये हैं जी कि ये आपको 4.8, 9 और ये 2 4 वाली हैं और 3.9, और उसके आगे हम जाते हैं जी रेटिंग्स के साथ, ये सारी 4.2 की एक है, उसके अलावा सारी 4.2 से ऊपर है। बेसिकली ये जब प्रोडक्ट हंट की गई थी तब हमारा क्राइटेरिया ये होता था कि हम 4 रेटिंग वाली प्रोडक्ट को भी एक्सेप्ट करते थे। जब हमने प्रोडक्ट ये हंट की थी तो उस वक़्त ये वाली जो प्रोडक्ट जो थी वो सिर्फ एक रेटिंग ऐसी थी जो 3.9 थी, जो कि हमारे क्राइटेरिया से कम थी। उस वक़्त हम 4 रेटिंग वाली प्रोडक्ट को भी एक्सेप्ट करते थे। ये तकरीबन ये जो प्रोडक्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ ये 2020 के एंड में, तकरीबन आप कह लें कि नवंबर-दिसंबर के अंदर, 2020 के नवंबर-दिसंबर में ये हंट की हुई है। तो तब हमारा क्राइटेरिया ज़रा लूज़ होता था, अब क्राइटेरिया थोड़ा अपग्रेड हो चुका है और उसके अंदर ये है कि 4.2 रेटिंग जो है उसको हम कम से कम कंसिडर करते हैं। 4.3, 4.4, 4.5 इन रेटिंग्स को क्यों कंसिडर करते हैं, 4.2 वाली को क्यों नहीं कंसिडर करते या उससे नीचे वाली को क्यों कंसिडर नहीं करते? तो उसकी रीज़न ये है कि जब हम ये अमेज़ॉन के ऊपर जाते हैं तो आप एज अ बायर अगर अमेज़ॉन के ऊपर आते हैं और आने के बाद आप एप्रन सर्च करते हैं और एप्रन सर्च करते हैं, स्क्रॉल डाउन करते हैं तो आप ये देखते हैं कि आपको रेटिंग्स शो नहीं हो रही, मतलब रेटिंग्स का नंबर शो नहीं हो रहा, आपको सिर्फ और सिर्फ उसकी स्टार्स शो हो रहे हैं। जैसे कि ये 4.5 स्टार शो हो रहा है और इसकी रेटिंग है 4.4, ठीक है। ये आपको 4.5 स्टार शो हो रहा है लेकिन इसकी रेटिंग है 4.5, ठीक है। इसी तरह सो ऑन, ये 4.5 शो हो रहा है।
इसी तरह ये सारे आपको पूरे लाइन के अंदर 4.5 स्टार शो हो रहे हैं, किसी की आपको रेटिंग शो नहीं हो रही। और यहाँ पर आते हैं 4.5। तो इसी तरह जो जितने भी प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पर ये पूरे के पूरे 5 स्टार शो हो रहे हैं, लेकिन ये 4.8 है असल में। तो जब हम प्रोडक्ट के पेज के ऊपर आते हैं तो हमें नंबर ऑफ रेटिंग्स शो नहीं हो रहे होते हैं, सिर्फ और सिर्फ स्टार शो हो रहे होते हैं, 4.5, 4 या 5 पूरे स्टार्स। तो यहाँ पे हम अगर लैपटॉप के ऊपर सर्च करें तो हम कर्सर लेके जाते हैं, अगर हम मोबाइल के ऊपर सर्च करें तो हमें लिस्टिंग ओपन करके चेक करना पड़ता है। तो उसकी रीज़न ये है कि जब हम देखते हैं कि जी हमारी जो लिस्टिंग है उसके 4.3 स्टार्स हैं, तो हम देखते हैं कि हम 4.5 हमारे स्टार्स शो हो रहे होते हैं, ठीक है, 4.5 हमारे स्टार्स शो हो रहे हैं, जबकि हमारा नंबर है 4.3। और अगर हमारा नंबर है जी 4.5, लेट्स सपोज हमारा यहाँ पे नंबर है 4.5, तो फिर भी हमारा जो स्टार्स हैं वो 4.5 शो हो रहे हैं। तो मतलब ये कि चाहे 4.3 रेटिंग हो चाहे हो 4.5, हमारे 4.5 स्टार ही शो होंगे, ठीक है। लेकिन जहाँ पर जैसे ही 4.3 से कम होता है ना, 4.2 के ऊपर जाती है बात, तो 4.2 के ऊपर जाते साथ ही ये स्टार ड्रॉप होता है और ये 4 रह जाता है। बायर जो आया है उसने सिर्फ और सिर्फ स्टार्स को देखना है, स्टार्स कितने हैं, 4 है, 4.5 है, क्या है, ठीक है। लिस्टिंग ओपन करने के बाद उसे पता चलेगा कि उसकी रेटिंग्स जो है वो कितनी शो हो रही हैं। और बहुत से बायर्स ऐसे होते हैं जो रेटिंग्स तो देखते भी नहीं, सिर्फ स्टार्स देख के वो अंदाज़ा लगा लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं जी कि 4.3 के ऊपर 4.5 है, और जैसे हम यहाँ पे आते हैं 4.2 के ऊपर, ये साथ ही 4 के ऊपर आता है। तो इसलिए हम इस क्राइटेरिया को मीट करते हैं कि हमारी कोशिश होती है कि हम 4.3 स्टार के ऊपर रहें, ताकि ये हमारे पास 4.5 का ये अपीयरेंस रहे, जो भी बायर हमारे पास है उसे 4.5 शो हो। उसके बाद 4 चाहे 4.5 है, 4.6 है, सारे के सारे 4.5 के ऊपर ही शो हो रहे होंगे, ठीक है। ये वाला पार्ट भी आपको सारा क्लियर हो गया। उसके बाद हमारा 7 पॉइंट है जी ट्रेंडी और सीजनल प्रोडक्ट के रिलेटेड, कि हमारी जो प्रोडक्ट है जो हम लॉन्च करने जा रहे हैं वो ट्रेंडी और सीजनल नहीं होनी चाहिए। सीजनल मतलब कि 2 महीने चली और उसके बाद वो 6 महीने वो बंद पड़ी है, कोई सेल नहीं आ रही, फिर कोई 2 महीने 3 महीने चलेगी और फिर अगले कोई 6-8 महीने उसके ऊपर कोई सेल नहीं आएगी। ऐसी प्रोडक्ट हमने नहीं करनी। हमने ऐसी प्रोडक्ट करनी है जिसका सारा साल रेवेन्यू हमें जनरेट होता रहे और सारा साल हम उसके प्रॉफिट एंजॉय करें। तो हम ट्रेंडी और सीजनल प्रोडक्ट को किस तरह चेक करते हैं, उसको चेक करने के 2 तरीके हैं। एक तो है जी हीलियम 10 और दूसरा है जी गूगल ट्रेंड्स। हीलियम 10 के ऊपर किस तरह चेक करते हैं, हम हीलियम 10 के ऊपर मैग्नेट के अंदर जाके चेक करते हैं, और हमने ये चेक करना होता है कि हीलियम 10 के अंदर जाके मैग्नेट के अंदर जाके हमने जो कीवर्ड है उसको सर्च करना है और ग्राफ को चेक करना है, और चेक करना है कि हमारा जो ऑल ईयर का डाटा है वो 6000 प्लस रहे। तो ये हम हीलियम 10 के ऊपर जाते हैं और जाके मैं आपको चेक करवाता हूँ। तो जिस तरह ये हमने पहले प्रोडक्ट सर्च की हुई है एप्रन, और एप्रन सर्च करने के बाद ये हमारे पास ये तो कनाडा का हमने मेरा ख्याल है कि सर्च किया था, हम इसको .com के ऊपर है, दोबारा सर्च कर लेते हैं इसका। जैसे हम गेट कीवर्ड्स करेंगे तो हमारे पास ये कनाडा का USA का हमारे पास सर्च वॉल्यूम आ जाएगा। चूँकि हम USA के अंदर सारा डाटा देख रहे हैं तो इसको हम ग्राफ चेक करेंगे। तो ये आपके सामने ये शो हो रहा है जी छोटा सा एरो। जब हम इस एरो के ऊपर क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद ये हमारे सामने पूरा का पूरा ग्राफ शो कर देता है, और पूरा का पूरा ग्राफ जब हमारे सामने शो हो जाए तो ये हमारे पास ग्राफ शो हो रहा है 1 ईयर का, ठीक है। ये 1 ईयर का ग्राफ आप देखें, ये हमारे पास शो हो रहा है। हमारा क्राइटेरिया क्या है जी, हमारा क्राइटेरिया है कि ऑल ईयर हमारा 6000 प्लस हमारी जो सर्च वॉल्यूम है वो लाजमी होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम आते हैं, ये ऑल टाइम आपके सामने शो हो रहा है, इस ऑल टाइम के ऊपर क्लिक करते हैं, और जैसे ही हम ऑल टाइम के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हमें तकरीबन आप देखें कि 2019 से लेके और ये अब इस टाइम 2022 जनवरी तक हमारे सारा डाटा शो कर देगा, ठीक है। और हमारा ऑल टाइम जो सर्च वॉल्यूम है वो 6000 प्लस होना चाहिए। तो हम यहाँ पे देखते हैं जी कि हमें ये देखने को मिलता है 48,000, और ये नीचे आया, और ये नीचे से 41,000 तक आया, और यहाँ पर 46,000 तक। उसके अलावा जितना भी हम देखते हैं तो ये सारा सर्च वॉल्यूम
हाई सर्च वॉल्यूम है। तो इस तरह की प्रोडक्ट जो कि जिसका सारा साल सर्च वॉल्यूम 6000 से प्लस रहता है, तो उसका मतलब ये है कि हमें वो सारा साल सेल्स जनरेट करके देती रहेगी और सारा साल हमें प्रॉफिट होता रहेगा। क्योंकि सर्च वॉल्यूम के ऊपर सेल्स आ रही होती हैं, जितने लोग सर्च कर रहे होते हैं उतनी सेल्स आ रही होती हैं, तो सर्च वॉल्यूम हमें सारा साल सर्च वॉल्यूम चाहिए होता है। ऐसी प्रोडक्ट नहीं चाहिए होती जिसका सर्च वॉल्यूम कभी ऊपर चला जाए और कभी ड्रॉप हो जाए। उसके अलावा हम यहाँ पे गूगल ट्रेंड के अंदर जाके सेकंड जो पॉइंट है हमारा वो है गूगल ट्रेंड। गूगल ट्रेंड के अंदर हम जाके चेक करते हैं जी कि गूगल ट्रेंड का जो सर्च वॉल्यूम है उसके अंदर जो सर्च वॉल्यूम जो शो हो रहा है वो हो रहा हो जी 5 साल का हमने सर्च वॉल्यूम चेक करना है और वो 25 प्लस उसका मार्जिन शो होना चाहिए। हम गूगल ट्रेंड के ऊपर जाते हैं जी, गूगल ट्रेंड के ऊपर जाके हम देख लेते हैं। हम यहाँ पे गूगल ट्रेंड सर्च कर लेते हैं और गूगल ट्रेंड्स के ऊपर जाके मैं आपको भी शो करवाता हूँ कि जी वो आपने कैसे डाटा चेक करना है। तो यहाँ पे जब हम गूगल ट्रेंड्स के ऊपर आ गए हैं, गूगल ट्रेंड्स के ऊपर आने के बाद यहाँ पे आपने इस बात का ख्याल रखना है कि सबसे पहले तो आप ये देखें कि ये जो कंट्री आपके सामने शो हो रहा है, तो ये कंट्री आपने लाजमी चेंज करना है। क्योंकि हम यूएसए के अंदर प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, यूएसए के अंदर प्रोडक्ट रिसर्च कर रहे हैं, तो आपने यहाँ पे यूएसए को सर्च करना है। तो अगर हम इसको स्क्रॉल डाउन करें तो ये यूनाइटेड स्टेट्स आ गया, इसके ऊपर क्लिक करें आप। ये अब हमें जो भी सर्च हम यहाँ पे करेंगे ये हमें यूनाइटेड स्टेट्स के हिसाब से हमें डाटा दिखाएगा। तो यहाँ पे अगर हम एप्रन सर्च करते हैं तो यहाँ पे हमने एप्रन सर्च किया और ये सर्च टर्म है, ये एप्रन सर्च किया और एप्रन सर्च करने के बाद हमें ये सारा ग्राफ यहाँ पे शो हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जी कि हमने हमारा क्राइटेरिया है कि ये 25 प्लस होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आपने इस बात का ख्याल रखना है। यहाँ पे आप ये देख रहे हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स आ रहा है और यहाँ पे आपने देखना है कि ये 5 ईयर का डाटा होना चाहिए। यहाँ पे आप ये 5 ईयर के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे आप 5 ईयर के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये हमें 5 ईयर का डाटा सारा का सारा निकाल के दे देगा। तो हमारा क्राइटेरिया क्या है जी इस टाइम? हमारा क्राइटेरिया ये है कि आपका जो 5 साल का डाटा है वो अब होना चाहिए 25 के, मतलब 25 के ऊपर होना चाहिए। अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे आप देखें कि ये वाला ये जो आपके सामने ये एप्रन के साथ ये 58 लिखा शो हो रहा है, तो ये आपका डाटा है। तो ये जितना भी आप देखें तो ये ऑलमोस्ट 25 से ऊपर ही आपको मिलेगा। तो ये सारा डाटा जो है वो 25 प्लस है। तो इसका मतलब ये है कि इस टाइप की जो प्रोडक्ट है वो ओके है, वो लॉन्च करने के काबिल है, जिसका सर्च वॉल्यूम गूगल ट्रेंड्स के ऊपर भी अच्छा है और हीलियम 10 के अंदर जो मैग्नेट हमने सर्च किया वहाँ पे जो ग्राफ देखा उसके अंदर भी जो सर्च वॉल्यूम है वो अच्छा है। तो इसका मतलब ये है कि ये प्रोडक्ट लॉन्च की जा सकती है। अब मैं आपको एज एग्जांपल यहाँ पे एक और प्रोडक्ट भी दिखा देता हूँ जिसको हम देखते हैं कि एज अ ट्रेंडी प्रोडक्ट है। वो ट्रेंडी प्रोडक्ट इस तरह की होती है जिस तरह यहाँ पे हमने क्राइटेरिया देखा था कि 25 के ऊपर प्लस डाटा होना चाहिए 5 साल का। तो यहाँ पे आप देखें कि ये पूरा साल कोई डाटा नहीं रहता इसका, मतलब ऑलमोस्ट 0 है, मतलब 1 है, 0 है। और यहाँ पर अगर हम जैसे हम जाते हैं दिसंबर के अंदर, तो दिसंबर के अंदर जाने के बाद हम देखते हैं जी कि इस प्रोडक्ट का जो डाटा है ये क्रिसमस लाइट्स हैं, तो ये इसका डाटा जो हाई सर्च वॉल्यूम हो जाता है, मतलब यहाँ पे जाके परचेजिंग इसकी बढ़ जाती है दिसंबर के अंदर, नवंबर दिसंबर के अंदर। लेकिन जैसे ही नवंबर दिसंबर गुजरता है तो फिर इसका डाटा पूरे साल के लिए 0 हो जाता है, मतलब इस साल के अंदर पूरे साल के अंदर कोई सेल्स नहीं आ रही होती। तो ये इसलिए है कि दिसंबर के अंदर जाके क्रिसमस आती है यूएसए के अंदर, और क्रिसमस के दौरान ही इसके ऊपर सर्च वॉल्यूम आता है। क्रिसमस के दौरान लोग आते हैं, प्रोडक्ट सर्च करते हैं, परचेज करते हैं और चले जाते हैं, और उसके अलावा सारा साल जो है वो उसके ऊपर कोई सेल्स नहीं आ रही होती, 0 डाटा रहता है। तो इस तरह की प्रोडक्ट्स को हमने नहीं करना जो कि ट्रेंडी हो। तो ये एक सीजनल प्रोडक्ट है, ये सिर्फ 3 महीने के 2-3 महीने की प्रोडक्ट है, 2-3 महीने की इसके अंदर से आप रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। तो ये हमारा पार्ट क्लियर हो गया यहाँ पे ट्रेंडी और सीजनल प्रोडक्ट वाला भी। और मैंने आपको ये भी दिखा दिया कि जी क्या आप किस तरह सर्च कर सकते हैं। आपको एक प्रोडक्ट दिखा दी जो कि सीजनल होती है, ठीक है, जो क्रिसमस लाइट्स वाली मैंने आपको दिखाई थी। उसके बाद हम यहाँ पे आ जाते हैं जी, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है जो कि 8th पॉइंट है प्राइस के रिलेटेड। प्राइस के अंदर आप ये देखें कि आपकी जो प्रोडक्ट की प्राइस है, जो आपने प्रोडक्ट सेलेक्ट किया उसके प्रोडक्ट की प्राइस जो है वो 14.99 से $39.99 तक होनी चाहिए। मिनिमम 14.99, मतलब ज़्यादा छोटी प्रोडक्ट भी ना हो, और ताकि जो आप प्रोडक्ट उसको लॉन्च करें तो आपको एक
अच्छी इनकम जनरेट हो सके और ज़्यादा बड़ी प्रोडक्ट भी ना हो, ताकि जब आप उसको प्रोडक्ट को लॉन्च करें तो आपका बहुत ज़्यादा बजट लग जाए। कम प्रोडक्ट के ऊपर, छोटी प्रोडक्ट के ऊपर, कम प्राइस वाली जो प्रोडक्ट होती है, जो छोटी प्रोडक्ट होती है उसके ऊपर कम लॉन्च बजट लगता है, और जो ज़्यादा सेलिंग प्राइस वाली बजट प्रोडक्ट होती है उसके ऊपर ज़्यादा बजट लग रहा होता है। इसको कैलकुलेट करने का क्या तरीका है, इसके ऊपर मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप एग्जांपल लेके चलते हैं दो प्रोडक्ट्स का, प्रोडक्ट 1 और प्रोडक्ट 2। प्रोडक्ट 1 जो है उसको हम एज एन एग्जांपल लेते हैं जी कि उसकी जो सेलिंग प्राइस है वो है जी $20, और यहाँ पर जो सेकंड प्रोडक्ट है उसकी जो सेलिंग प्राइस है वो है $35। तो चूंकि ये एक छोटी प्रोडक्ट है, इस वजह से इसकी जो सोर्सिंग प्राइस है वो कम होगी। सोर्सिंग प्राइस मतलब जो आप अमेज़ॉन के ऊपर प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हैं उसको आप चाइना से परचेज करते हैं। चाइना से परचेज करते वक्त आप उसकी वहाँ से चाइना के अंदर से प्रोडक्शन करवाते हैं। प्रोडक्शन करवाने के बाद उसकी शिपिंग एजेंट आपकी शिपमेंट करता है और वो अमेज़ॉन की वेयर हाउस पहुँच जाती है, और वेयर हाउस होने के बाद आप उसको सेलिंग स्टार्ट करते हैं उसकी। तो जो प्रोडक्शन करवाने के बाद उसकी शिपमेंट करवाना, इस प्रोसेस को जो है इसके ऊपर जो कॉस्ट आ रही होती है उसको हम सोर्सिंग प्राइस कहते हैं। ठीक है, जो टोटल कॉस्ट आती है प्रोडक्शन करवाने की और उसको शिपमेंट करवाने की और उसके साथ साथ इंस्पेक्शन करवाने की, ये 3 कॉस्ट को हम सोर्सिंग प्राइस कहते हैं। तो चूंकि ये एक छोटी प्रोडक्ट है, इसके अंदर कम सोर्सिंग प्राइस लग रही होगी, और ये एक बड़ी प्रोडक्ट है तो इसके अंदर ज़्यादा सोर्सिंग प्राइस लग रही है। जिस तरह हम एग्जांपल लेके चलते हैं यहाँ पे कि आपकी ये प्रोडक्ट है जो कि $20 के अंदर सेल हो रही है अमेज़ॉन के ऊपर, और उसकी सोर्सिंग प्राइस जो है वो है जी $6। और ये जो आपकी जो सेकंड प्रोडक्ट है जो कि $35 के अंदर सेल हो रही है अमेज़ॉन के ऊपर, उसकी जो सोर्सिंग प्राइस है वो है $12। अब हमने क्या किया जी, हमने इन दोनों प्रोडक्ट्स के 1000 यूनिट्स बनवाते हैं। 1000 यूनिट इस प्रोडक्ट का बनवाते हैं और 1000 यूनिट इस प्रोडक्ट का बनवाते हैं। और जब हम इस दोनों के 1000 इसका और 1000 इसका, इन दोनों का 1000 यूनिट प्रोडक्शन करवाते हैं, और प्रोडक्शन करवाने के बाद अमेज़ॉन की वेयर हाउस भेजते हैं, तो हमें इन दोनों की कॉस्ट क्या पड़ेगी। चूँकि ये इसकी सोर्सिंग प्राइस $6 है, तो इसको जब हम 1000 यूनिट्स को मल्टीप्लाई करेंगे $6 के साथ, तो इसकी जो सोर्सिंग प्राइस है वो $6000 होगी। और चूँकि ये प्रोडक्ट बड़ी प्रोडक्ट है, इसकी सोर्सिंग प्राइस ज़्यादा है, और इसकी जब हम 1000 यूनिट भिजवाएंगे तो इसका जो सोर्सिंग प्राइस आएगी वो फर्स्ट शिपमेंट की, जो कि 1000 यूनिट्स की जो शिपमेंट है उसके ऊपर जो हमारी सोर्सिंग प्राइस आएगी वो आएगी $12,000। तो यहाँ पे आप क्लियरली फ़र्क देख सकते हैं कि एक छोटी प्रोडक्ट के अंदर जब हम जाते हैं तो उसके अंदर हमारी सोर्सिंग प्राइस कम लगती है। सोर्सिंग प्राइस कम लगने का मतलब ये है कि हमारा जो लॉन्च बजट है वो भी कम लगेगा। तो यहाँ पर अगर हम बड़ी प्रोडक्ट की तरफ जाते हैं तो हमारा जो लॉन्च बजट है वो ज़्यादा लगेगा। तो यहाँ पे आप क्लियरली $6000 का डिफरेंस देख सकते हैं। तो इसके अलावा जब आप काम स्टार्ट कर रहे हो तो आपके लिए जो आइडियली प्राइस है वो यही है कि आप $18 से लेकर $26-27 तक जो सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस वाली जो प्रोडक्ट है अमेज़ॉन के ऊपर, उस प्रोडक्ट्स को इस तरह के प्रोडक्ट्स को सिलेक्ट करें और फिर उसको अमेज़ॉन के ऊपर लॉन्च करें, ताकि आपका बहुत ज़्यादा हाई बजट ना आ जाए। और अगर आपको हाई बजट जाने के कोई इशू नहीं है, आप कहते हैं जी कि मुझे कोई मसला नहीं है, मैं जा सकता हूँ, हाई बजट के साथ प्रोडक्ट लॉन्च कर सकता हूँ, तो फिर ये आपकी मर्ज़ी है, आप हाई बजट के साथ प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं। इट्स अप टू यू कि आपके पास प्रोडक्ट लॉन्च करने का कितना बजट है। अमेज़ॉन के ऊपर जब हम प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे होते हैं, हम बगैर देखे प्रोडक्ट लॉन्च नहीं कर देते। प्रोडक्ट लॉन्च करते वक्त हम जब प्रोडक्ट हंटिंग करते हैं तो प्रोडक्ट जब हमें मिल जाती है तो हम प्रोडक्ट मिलते साथ ही उसका कैलकुलेट करते हैं कि हमें पूरी प्रोडक्ट लॉन्च के अंदर बजट कितना लगेगा। अब बजट कैलकुलेट करने का क्या तरीका है, फार्मूला क्या है, मैंने पूरी एक शीट बनाई है, उसके ऊपर शीट के ऊपर स्टेप बाय स्टेप मैंने बताया हुआ है कि किस किस स्टेप के ऊपर कितना कितना बजट आपका लग रहा होता है, और फार्मूला क्या है कि किस फार्मूले के तहत आप उसका लॉन्च का बजट जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। कोर्स के अंदर पूरा फार्मूला और पूरी शीट पड़ी हुई है, आपको पूरी शीट और फार्मूला मिल जाएगा, जिसके तहत आप प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले ये सारा जो है वो एक एनालिसिस कर सकते हैं कि आपके पूरी प्रोडक्ट जो आप लॉन्च करने वाले हैं उसके ऊपर कितना बजट आने वाला है।
तो उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप जो है वो है जी हमारा वेरिएशंस का। 4 से ज़्यादा वेरिएशंस नहीं होनी चाहिए। अगर हमारी प्रोडक्ट के अंदर जो हमने प्रोडक्ट हंट की है उसके अंदर 4 से ज़्यादा वेरिएशंस हैं तो फिर भी हमने उस प्रोडक्ट को रिजेक्ट कर देना है। अगर 4 से कम वेरिएशन वाली प्रोडक्ट है तो फिर आप उसको सिलेक्ट कर लें। वेरिएशंस क्या होती हैं मैं आपको वेरिएशंस दिखा देता हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे हम आते हैं जी अमेज़ोन के ऊपर और ये हमारे सामने प्रोडक्ट्स शो हो रही हैं। अब इसके अंदर से हम कोई भी एक प्रोडक्ट देख लेते हैं और इसको प्रोडक्ट को मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ और ओपन करके मैं आपको दिखाता हूँ कि जी ये जो प्रोडक्ट है मैंने आपको पहले बताया था कि ये रिजेक्टेड प्रोडक्ट है। ये रिजेक्टेड क्यों है वो इसी वजह से है कि इस प्रोडक्ट के अंदर वेरिएशंस बहुत ज़्यादा है। तो अब ये देखें कि ये एक लिस्टिंग है, ठीक है। इस लिस्टिंग के अंदर ये आपको वेरिएशंस देखने को मिलेंगे। ये देखें ये कलर्स की वेरिएशन है इसके अंदर। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 तो यहाँ पे आपको वेरिएशन देखने को मिली है कि 13 वेरिएशन ये हैं। उसके बाद ये कलर की वेरिएशन है अभी। और उसके बाद इसके अंदर मटेरियल की वेरिएशन भी है। मटेरियल वेरिएशन मतलब कि ये पॉलिएस्टर है और पॉलिएस्टर ब्लेंड है। तो यहाँ पर इसके अंदर वेरिएशन जो है वो बहुत ज़्यादा वेरिएशन वाली प्रोडक्ट है। इतनी ज़्यादा वेरिएशन वाली प्रोडक्ट के अंदर हम काम नहीं करते। हमारा क्राइटेरिया ये है कि हम मैक्सिमम 4 वेरिएशन के अंदर काम करते हैं कि 4 वेरिएशन तक प्रोडक्ट होनी चाहिए। 4 वेरिएशन से अगर ज़्यादा प्रोडक्ट होती है तो हम उसको रिजेक्ट कर देते हैं। तो चूँकि ये वाली जो प्रोडक्ट है वो 4 वेरिएशन से ज़्यादा है तो इसके अंदर हम काम नहीं करेंगे, इसे हम रिजेक्ट कर देंगे। अब यहाँ पे हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है जी 10th स्टेप, वो है जी गिव अवेज का। गिव अवेज क्या होते हैं? ये 8 दिन के गिव अवेज होते हैं और वो गिव अवेज का हमारा क्राइटेरिया ये है कि वो लेस देन 150 होने चाहिए। 150 से ज़्यादा गिव अवेज नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पे हम आते हैं, इसको CPR रेट भी कहा जाता है, CPR भी कहते हैं और हम अपनी ज़ुबान में इनको गिव अवेज कहते हैं। गिव अवेज का मतलब ये होता है कि आपका जो कीवर्ड है, फॉर एग्जांपल एप्रन कीवर्ड है, एप्रन कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम है 88,000। हर महीने 88,000 लोग आते हैं और इसको सर्च करते हैं और सर्च करने के बाद इस यहाँ से परचेज करते हैं। तो अगर हमने इस कीवर्ड के ऊपर रैंक करना होगा तो हमें 142 सेल्स अगर हम जनरेट कर दें 8 दिन के अंदर तो हम इस कीवर्ड के ऊपर रैंक कर सकते हैं। इसका क्या मतलब है? एप्रन कीवर्ड है जी, कोई भी बायर आता है, बायर आके इसके ऊपर एप्रन सर्च करता है और एप्रन सर्च करने के बाद उसके सामने ये प्रोडक्ट्स शो हो रही हैं। ये टॉप 8 सेलर्स हो गए जी, यहाँ तक ये टॉप 8 सेलर्स हैं। उसके बाद ये 9 10 और 11 और ये 15 सेलर्स तक। अगर टॉप 15 सेलर्स के अंदर हमने रैंक करना है तो हम क्या करेंगे कि हमारा जो CPR डेज है वो ये कहते हैं जी कि 142 गिव अवेज अगर आप कर देते हैं 8 दिन के अंदर तो आप इस एप्रन कीवर्ड के अगेंस्ट टॉप के ऊपर रैंक हो जाएंगे। किस तरह करने हैं? 142 डिवाइडेड बाय 8 जब हम करते हैं तो हमारे सामने ये 17.75 सेल्स पर डे आ रही हैं। मतलब ये कि अगर हम 18 सेल्स पर डे करें और 8 दिन के अंदर हम ऑलमोस्ट 142 सेल्स जनरेट कर दें तो हम इस एप्रन कीवर्ड के अगेंस्ट ये टॉप के ऊपर रैंक हो सकते हैं ऑर्गेनिकली। जब हम ऑर्गेनिकली टॉप के ऊपर रैंक हो जाएंगे तो जो भी कस्टमर आएगा वो हमारी लिस्टिंग देख पाएगा और देखने के बाद वो हमारी लिस्टिंग से परचेज कर लेगा। ऑनलाइन दुनिया के अंदर ये होता है कि जो चीज़ आपकी दिखती है वही चीज़ आपकी बिकती है। तो हमारा मकसद ये होता है, हमारा ये गोल होता है कि हमने टॉप के ऊपर आना होता है। टॉप के ऊपर आने के लिए हम PPC का यूज़ करते हैं और गिव अवेज का यूज़ करते हैं। तो गिव अवेज हम कर रहे होते हैं, हमारे अपने ही बायर्स होते हैं। हम अपने बायर्स को कहते हैं 1 by 1 कि आप जाएं हमारी लिस्टिंग के ऊपर। लिस्टिंग के ऊपर जाने के बाद हम उनको एक लिंक बना के देते हैं। लिंक के अंदर हमारा ये कीवर्ड लगा होता है। उसके ऊपर वो लिंक के ऊपर क्लिक करते हैं तो लिंक के ऊपर क्लिक करने के बाद हमारी लिस्टिंग पे चले जाते हैं। तो लिस्टिंग के ऊपर जाके हमारे प्रोडक्ट को परचेज़ करते हैं और परचेज़ करने के बाद हम 8 दिन इस तरह का सिलसिला चलाते हैं और इसके ऊपर सेल्स जनरेट करते हैं, ठीक है। और जिस दिन हमारी ये सेल्स जनरेट कंप्लीट हो जाएंगी तो हम इस कीवर्ड के ऊपर रैंक हो जाएंगे। अगर आप कहते हैं कि नहीं ये 142 सेल्स जो है वो ये तो बहुत ज़्यादा है, मैं इतना ज़्यादा हाई बजट के साथ नहीं जाना चाहता,
142 सेल्स के साथ बहुत ज़्यादा सेल्स हो जाएंगी। इतनी सेल्स किस तरह जनरेट होंगी, इतना ज़्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, आप इस कीवर्ड को चूज़ कर लें, शेफ एप्रन। ये शेफ एप्रन आप देख रहे हैं, इसका सर्च वॉल्यूम है 12,000 और इसकी गिव अवेज है 44 का मतलब ये है कि अगर आप 8 दिन के डिवाइड करें इसके साथ, 44 डिवाइडेड बाय 8 करें तो आपको 6 सेल्स पर डे बनती हैं आपकी। मतलब आप 6 सेल्स पर डे ले आएँ तो आप 8 दिन के अंदर ऑलमोस्ट 44 सेल्स जनरेट कर लेंगे। और जैसे ही 44 सेल्स आपकी 8 दिन के अंदर पूरी होंगी तो आप इस शेफ एप्रन के कीवर्ड के ऊपर टॉप के ऊपर रैंक कर जाएंगे, टॉप 10 to 15 सेलर्स के अंदर रैंक कर जाएंगे। उसके बाद जो भी बायर इस कीवर्ड को सर्च करके आएगा आपकी लिस्टिंग के ऊपर और आपकी प्रोडक्ट के ऊपर जो है वो सेल्स जनरेट होना शुरू हो जाएंगी ऑर्गेनिकली इस कीवर्ड के अगेंस्ट। नेक्स्ट पॉइंट है जी 11, वेट और साइज़ के रिलेटेड। जो हमारी प्रोडक्ट का वेट और साइज़ है वो स्टैंडर्ड होना चाहिए। अब स्टैंडर्ड वेट और साइज़ क्या होता है? अमेज़ॉन जो हमें अलाउ करता है वो अलाउ करता है जी कि आपका जो प्रोडक्ट का जो साइज़ है, प्रोडक्ट मतलब जो आपका एक यूनिट है उसका जो साइज़ है वो 18 इंचेस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेंथ हो, विड्थ हो या हाइट हो, कोई भी साइड हो, वो 18 इंचेस से ज़्यादा उसका साइज़ नहीं होना चाहिए। और जो उस प्रोडक्ट का वेट है वो 5 LB मतलब कि 5 पाउंड, LB मीन्स पाउंड, 5 पाउंड से ज़्यादा उसका वेट नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर मेरी रिकमेंडेशन क्या है कि जब आप काम स्टार्ट करें तो काम स्टार्ट करते वक्त आप मैक्सिमम अगर जाना चाहें तो 14 इंचेस, कोशिश करें कि आपका जो साइज़ है वो 8 to 10 इंचेस के दरमियान हो, 8 to 10 इंचेस तक चला जाए मैक्सिमम। इससे मतलब कि 10 इंचेस से कम साइज़ होना चाहिए। और जो आपका वेट है वो 1 LB से ज़्यादा ना जाए, मतलब कोशिश करें कि 1 LB से ज़्यादा ना आ जाए, 1 पाउंड से ज़्यादा ना हो। अगर 1.5 पाउंड तक चला जाता है, 1.5 1.6 पाउंड तक चला जाता है, आपको कोई ऐसी प्रोडक्ट मिल गई है जो कि अच्छी प्रोडक्ट है और उसका जो वेट है वो 1.6 तक चला गया है, 1.5 पाउंड तक चला गया तो कोई मसला नहीं है। लेकिन कोशिश करें कि जो उसका जो वेट है वो 1 पाउंड से कम ही हो। तो यहाँ पर आपका सवाल बनता है कि जब अमेज़ॉन हमें अलाउ कर रहा है कि 18 इंचेस तक हम इसको लॉन्च कर सकते हैं और 5 पाउंड तक इसको हम कर सकते हैं, तो आप क्यों रिकमेंड करते हैं कि आपका जो वेट है और साइज़ है वो कम होना चाहिए? उसकी रीज़न ये है कि जैसे कि मैंने आपको प्रोडक्ट के बारे में बताया था, प्रोडक्ट की प्राइस के अंदर बताया था कि जितनी छोटी प्रोडक्ट होगी आपको उसके अंदर सोर्सिंग प्राइस कम पड़ रही होगी और जितनी बड़ी प्रोडक्ट है उसके अंदर आपको सोर्सिंग प्राइस ज़्यादा पड़ रही है। ठीक है, तो आपको $6,000 का सोर्सिंग प्राइस के अंदर डिफरेंस देखने को मिला था। तो इसीलिए मैं आपको ये रिकमेंड कर रहा हूँ कि जिस तरह आपका साइज़ बढ़ता जाएगा, आपकी प्रोडक्ट का जो वेट है वो बढ़ता जाएगा, उस तरह आपकी जो सोर्सिंग प्राइस के अंदर जो आपकी शिपमेंट प्राइस होती है, शिपिंग कॉस्ट होती है, वो बढ़ती जाएगी। ठीक है, क्योंकि सोर्सिंग करते वक्त हम चाइना के अंदर से अपनी प्रोडक्ट प्रोडक्शन करवाते हैं, उसके बाद हम उसकी शिपमेंट करवाते हैं। तो शिपमेंट करवाते वक्त आपकी वो सोर्सिंग प्राइस के अंदर शिपमेंट चार्जेस ऐड हो रहे होते हैं। तो शिपिंग चार्जेस जो हैं वो साइज़ और वेट की बेस के ऊपर कैलकुलेट हो रहे होते हैं। तो साइज़ और वेट की बेस के ऊपर जब कैलकुलेट हो रहे होंगे तो हमारी ये कोशिश होगी कि जितना कम हम साइज़ रख सकें, जितना कम वेट हो सके, उतना हमें कम चार्जेस पड़ेंगे। अब साइज़ और वेट के ऊपर कैसे कैलकुलेशन होती है? साइज़ के अंदर जो कैलकुलेशन होती है उसे हम कहते हैं जी डायमेंशनल वेट, और वेट के अंदर जो हमें कैलकुलेट करते हैं उसका है प्रोडक्ट वेट। तो अभी हम सबसे पहले तो हम इसको जो वेट है, प्रोडक्ट का वेट है, इसको हम डिस्कस करते हैं। जो डायमेंशनल वेट है वो मैं आपको बाद में इसके ऊपर डिस्कशन करता हूँ मैं। तो सबसे पहले मैं आपको प्रोडक्ट का जो वेट है इसको समझाता हूँ। प्रोडक्ट का वेट सिंपल है जी, आपके पास जो होती है वो मशीन होती है एक, उसके ऊपर आप अपनी प्रोडक्ट रखते हैं और वो प्रोडक्ट रखने के बाद आप उसका वेट कर लेते हैं और वो आपको पाउंड्स के अंदर या केजीज के अंदर आपको उसका वेट बता देती है।
तो जब हम चाइना के अंदर से शिपमेंट्स वगैरह करवा रहे होते हैं तो हमारा जो सारा वेट जो है होता है वो केजीज के अंदर काउंट हो रहा होता है। तो हम केजीज के अंदर एग्जांपल लेके चलेंगे और मैं आपको केजीज के ऊपर सारी एग्जांपल देके समझाता हूँ। तो यहाँ पे हम दो एग्जांपल्स लेते हैं दो प्रोडक्ट्स की, और जो प्रोडक्ट 1 है उसके हम एग्जांपल लेते हैं जी। उसका जो वेट है, प्रोडक्ट का जो वेट है जो हमने मशीन के ऊपर कैलकुलेट किया, वो प्रोडक्ट का वेट है जी 1 kg। और जो सेकंड प्रोडक्ट है उसका जो प्रोडक्ट का वेट है वो है 2 kg। तो हमने क्या किया जी, हमारे इस जो पहली प्रोडक्ट है इसके 1000 यूनिट बने और जो हमारी जो सेकंड प्रोडक्ट है उसके 1000 यूनिट्स बने। तो दोनों के 1000 यूनिट्स बने, और जो ये वाली प्रोडक्ट होगी इसको जब हम 1000 यूनिट्स को 1 kg के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 kg के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद इस प्रोडक्ट का जो टोटल वेट बनता है उस टोटल वेट बनता है जी 1000 kg। तो जो सेकंड प्रोडक्ट है अगर जब हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं उसका जो टोटल यूनिट्स है वो 1000 है। 1000 यूनिट्स को जब हम 2 kg के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका टोटल वेट बनता है 2000 kgs। यहाँ पर फिर हम अपने शिपिंग एजेंट से पूछते हैं जी कि हमारी प्रोडक्ट है तो आप हमें क्या प्राइस देंगे। हमने अपनी प्रोडक्ट को चाइना से यूएसए के अपने अमेज़ोन के वेयर हाउस भेजना है, तो आपकी क्या शिपिंग प्राइस है। तो वो जो शिपिंग एजेंट है वो हमें कहता है जी कि मैं आपको शिपिंग प्राइस चार्ज करूँगा $2 पर kg। ये तकरीबन $2 के आसपास ही होती है, कभी $2 से कम कभी ज़्यादा यहाँ तक ही रहती है। तो मैंने एक आपको एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे बताया कि शिपिंग प्राइस जहाँ पे हम कैलकुलेशन करने के लिए ले लेते हैं जी कि $2 पर kg उसने शिपिंग प्राइस दी हमें हमारे शिपिंग एजेंट ने। जो ये पहली प्रोडक्ट है उसका वेट था 1000 kg। तो चूंकि उसका वेट 1000 kg है, जब उसको हम $2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी जो कॉस्ट बन जाएगी, जो शिपमेंट कॉस्ट बनेगी वो बनेगी $2000। और चूंकि सेकंड जो प्रोडक्ट है उसका जो वेट है वो है 2000 kg, तो उसकी जो शिपमेंट कॉस्ट बनेगी वो 2000 मल्टीप्लाई बाय $2 मतलब कि ये $4000 शिपमेंट कॉस्ट बन जाएगी। तो जैसे कि हमने देखा कि जो कम वेट वाली प्रोडक्ट है उसके अंदर हमें कम प्राइस आ रही है, जो ज़्यादा वेट वाली प्रोडक्ट है उसके अंदर हमें ज़्यादा प्राइस देखने को मिल रही है। तो इसी वजह से मैं ये कह रहा हूँ कि आप जब करें काम, अगेन ये आपके ऊपर है। अगर तो आप काम कर रहे हैं, अगर कोई ऐसा बंदा है जो कि खुद इन्वेस्टमेंट कर रहा है और वो कह रहा है जी कि मुझे इन्वेस्टमेंट का कोई इशू नहीं है, तो आप कोई भी आपकी मर्जी है, आप ज़्यादा बड़ी प्रोडक्ट की तरफ जाना चाहें, ज़्यादा सेलिंग प्राइस वाली ज़्यादा बड़ी वेट वाली प्रोडक्ट आपको मिल जाए और आप कहते हैं कोई इशू नहीं है, मुझे अच्छी सेल्स और अच्छे प्रॉफिट मार्जिन के साथ गर्ज है, मैं पैसा लगाने के लिए तैयार हूँ, ओके आप काम करें। अगर आप सर्विस प्रोवाइडर है, आपका जो क्लाइंट है वो आपके साथ राज़ी है कि कोई मसला नहीं है, पैसे का कोई इशू नहीं है, करें आप, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास लिमिट है कि आपने एक मतलब कि 15, 16,000, 17,000 या $20,000 के अंदर लॉन्च करनी है, तो उसके अंदर आपको छोटी प्रोडक्ट की तरफ मतलब $20-22 वाली प्रोडक्ट की तरफ जाना पड़ेगा, और उसके साथ साथ आपको कम वेट वाली प्रोडक्ट की तरफ जाना पड़ेगा ताकि आपको सोर्सिंग प्राइस जो है वो कम पड़े और आपकी जो लॉन्च बजट है वो कम आ रहा हो। तो इसी तरह यहाँ पे हम कैलकुलेट करते हैं जी अब वेट को साइज़ के अंदर। जैसे हमने ये वेट पहले हमने ये कैलकुलेट किया प्रोडक्ट का वेट, उसकी सारी कैलकुलेशन मैंने आपको बता दी। अब यहाँ पे सेकंड हम पॉइंट की तरफ आते हैं जी कि डायमेंशनल वेट किस तरह कैलकुलेट करना है। डायमेंशनल वेट कैलकुलेट करने का फार्मूला होता है, डायमेंशंस मतलब कि लेंथ, विड्थ और हाइट, ठीक है जी। ये बॉक्स है, इस बॉक्स की जो डायमेंशंस बनती हैं, ये हाइट आपके सामने है और ये लेंथ है जी, और ये आपके सामने इसकी विड्थ है। तो जो डायमेंशनल वेट कैलकुलेट करने का फार्मूला होता है वो ये होता है जी कि आप लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ और उसको मल्टीप्लाई करते हैं हाइट के साथ और डिवाइड कर देते हैं 6000 के साथ, तो आपके सामने डायमेंशनल वेट आ जाता है केजीज के अंदर, ठीक है जी। और उसके अंदर आपने ख्याल रखना है कि आप जो हाइट, लेंथ और विड्थ जो कैलकुलेट करें वो सेंटीमीटर्स के अंदर होनी चाहिए।
ठीक है। जो आपने लेंथ, विड्थ और हाइट आपने कैलकुलेट करनी है इस बॉक्स की, वो सेंटीमीटर्स के अंदर कैलकुलेट करनी है और उसको आपने यहाँ पे पुट करके डिवाइड कर देना है 6000 के साथ। तो आपको जो आपका बॉक्स है उसका जो सारा डायमेंशनल वेट है वो आपके साथ सामने केजीज के अंदर आ जाएगा। मैं आपको ये भी कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे अब एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं कि हमारा ये बॉक्स जो है उसकी हमने जो लेंथ ली, वो लेंथ है जी हमारी, जो इसकी लेंथ है जी वो 40 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये 40 सेंटीमीटर हमने लेंथ ले ली। और जो इसकी विड्थ है, जो ये वाली साइड है विड्थ, वो हमने ले ली जी एज एन एग्जांपल 26 सेंटीमीटर। और जो इसकी हाइट है, ये वाली जो हाइट है वो हमने एग्जाम्पल के तौर पे ले ली 42 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, इस लेंथ, विड्थ और हाइट को यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड कर देंगे 6000 के साथ। तो हमारे पास केजीज के अंदर वेट आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमने 40 मल्टीप्लाई बाय 26 मल्टीप्लाई बाय 42 किया और डिवाइड किया 6000 के साथ। तो हमारे पास इस बॉक्स का डायमेंशनल वेट आ गया 7.28 kg। ठीक है, ये पूरा फार्मूला है। इस फार्मूले के तहत आप इसका किसी भी बॉक्स का डायमेंशनल वेट निकाल सकते हैं, उसकी डायमेंशंस लेके लेंथ, विड्थ और हाइट के साथ। यहाँ पे अब आपके सामने मैं आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर करता चलूँ यहाँ पे, कि जो हम शिपमेंट जो है वो, जो कि सोर्सिंग जो है वो चाइना से कर रहे होते हैं। तो शिपमेंट तो हमारी हो रही होती है चाइना से। तो चाइना के अंदर जो इस टाइम मेरा जो शिपिंग एजेंट है, मैंने ये उससे कंफर्म किया है। जो शिपिंग एजेंट चाइना की शिपिंग एजेंट जो कैलकुलेशन के लिए फार्मूला यूज़ करते हैं वो ये वाला यूज़ करते हैं जिसके ऊपर मैंने आपको कैलकुलेशन सिखाई है। लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट और डिवाइड कर दिया 6000 के साथ। लेकिन जो आपको इंटरनेट के ऊपर फार्मूला मिलेगा, वो इंटरनेट के ऊपर फार्मूला आपको देखने को ये मिलता है कि उसका जो फार्मूला है वो लेंथ, विड्थ और हाइट को मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड कर देते हैं 5000 के साथ। ये जो फार्मूला है ये इंटरनेट के ऊपर है, लेकिन चाइना के अंदर जो फार्मूला यूज़ करते हैं वो डीडीपी के लिए यूज़ करते हैं जी, कि वो जब शिपमेंट कर रहे होते हैं वो चाइना के अंदर इस फार्मूला को यूज़ करते हैं। तो इसलिए इस फार्मूला को हमने चेक नहीं करना, इसको हमने नहीं देखना, तो इसको हमने इग्नोर करना है और इस फार्मूला के तहत हमने अपनी डायमेंशनल वेट जो है वो कैलकुलेट करनी है। और अगर देखा जाए तो अगर इस फार्मूला के तहत डायमेंशनल वेट कैलकुलेट किया जाए तो ज़्यादा आता है और इस फार्मूला के ऊपर डायमेंशनल वेट कम आता है। और जाहिर सी बात है जितना वेट कम हो तो वो तो हमारे लिए उतना बेटर है। इस फार्मूला को आपने जहन में रखना है, उस फार्मूला के ऊपर अभी ही आपने कैलकुलेशन करनी है अगर आपको करने की ज़रूरत पड़े। यहाँ पे अब आपका सवाल बनता है जी कि अब हमने देख तो लिया कि प्रोडक्ट वेट कैसे कैलकुलेट करते हैं और डायमेंशनल वेट कैसे कैलकुलेट करते हैं। इन दोनों को हमने देख लिया कि कैलकुलेट करने का क्या तरीका है, लेकिन जो हमारा शिपिंग एजेंट है वो हमें किस वेट के ऊपर हमें चार्ज करेगा, कौन सा वेट है हमें, वो जाहिर बात है प्रोडक्ट का जो वेट है और डायमेंशनल वेट है वो सेम तो नहीं होगा। प्रोडक्ट का जो वेट है वो और होगा, डायमेंशनल वेट है वो और होगा। तो हमें किस वेट के ऊपर वो चार्ज करेगा, इसका जो एग्जांपल है वो मैं आपको ये दिखाता हूँ कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कार्टन है, इसके अंदर हमारी प्रोडक्ट्स पड़ी हुई हैं और जो इसका जो पूरे कार्टन का जो वेट है, जो हमारे प्रोडक्ट वेट बनता है, जिस पूरे कार्टन का वेट बनता है वो है जी 320 kg। और हमारा जो इसका जो डायमेंशनल वेट जब हमने निकाला, हाइट, लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई करके और 6000 से डिवाइड किया तो डायमेंशनल वेट हमारे पास आया, तो वो डायमेंशनल वेट था जी 280 kg। अब ये वेट ज़्यादा है, ये वेट कम है। जो शिपिंग एजेंट है वो हमेशा हाई वेट के ऊपर हमें चार्ज करेगा। चूंकि हाई वेट प्रोडक्ट वेट है तो शिपिंग चार्जेस हमें इस हाई वेट के ऊपर पड़ रहे होंगे, इस हाई वेट के बेस पे वो हमसे चार्ज करेगा। दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं जी कि प्रोडक्ट वेट है, उस प्रोडक्ट का जो वेट है वो है जी 200 kg और जो डायमेंशनल वेट है उसका वो है जी 230 kg। तो यहाँ इस एग्जांपल के अंदर डायमेंशनल वेट जो 230 kg है वो है ज़्यादा। तो इस एग्जांपल के अंदर हमारा शिपिंग जो एजेंट है वो हमें किस के ऊपर चार्ज करेगा, वो हमें डायमेंशनल वेट के ऊपर चार्ज करेगा। क्यों? क्योंकि डायमेंशनल वेट हाई है। हमने ये देखा था कि जो भी चार्जेस होंगे वो हाई वेट के ऊपर होंगे। अब यहाँ पर आपके पास इस इंफॉर्मेशन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो इसलिए कि फॉर एग्जांपल आपने चाइना के अंदर से आपने प्रोडक्ट बनवाई
और आपकी एक प्रोडक्ट का वेट है 1 kg और आपने 200 यूनिट बनाए, तो मतलब आपकी वेट बन गया 200 kg, ठीक है। और उसका जो डायमेंशनल वेट था वो बन रहा है 230 kg। आपकी कैलकुलेशन के मुताबिक आप कैलकुलेट करके बैठे थे कि 200 kg के ऊपर मुझे कॉस्ट पड़ेगी, लेकिन जब आपके शिपिंग एजेंट के पास आपकी इन्वेंट्री गई, उसने बोला जी कि आपका डायमेंशनल वेट ज़्यादा है और आपका डायमेंशनल वेट 230 kg है, तो आपको 230 kg के ऊपर आपको चार्जेस होंगे। तो आपने बोला जी कि डायमेंशनल वेट क्या होता है, मुझे तो नहीं पता डायमेंशनल वेट क्या होता है, मुझे तो बस इतना पता है कि मेरी जो इन्वेंट्री है वो एक प्रोडक्ट मेरी 1 kg की है, तो चूंकि 200 यूनिट है तो मेरे 200 kg वेट है, तो मैं तो इससे ज़्यादा पे नहीं करूँगा। तो वो आपको बार बार समझाएगा, बताएगा कि डायमेंशनल वेट भी एक चीज़ होती है जिसके ऊपर कैलकुलेशंस हो रही होती हैं। ये आपको चीज़ पता होगी तो आप उस बात को अंडरस्टैंड कर सकेंगे। तो ये आपके नॉलेज के अंदर लाजमी होनी चाहिए। जो ज़्यादातर जो कैलकुलेशंस हो रही होती हैं वो प्रोडक्ट वेट के ऊपर ही हो रही होती हैं, लेकिन आपके लिए ये इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है कि आपको पता हो कि डायमेंशनल वेट भी किसी चीज़ का नाम होता है और उसका नॉलेज आपको हो, ताकि आपके सामने अगर कभी ये सिनेरियो आए तो आप उसको समझ सकें और अंडरस्टैंड कर सकें, ताकि जो भी आपके साथ डील करने वाला, जो शिपिंग एजेंट डील करने वाला, उसको ये ना लगे कि आपको किसी बात का पता ही नहीं है। उसके बाद हम एग्जांपल देखते हैं डायमेंशनल वेट की। ये 2 प्रोडक्ट्स हैं जी, इसका डायमेंशनल वेट है 290 ग्राम और इसका डायमेंशनल वेट है 220 ग्राम। एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं, जो ये क्वेश्चन है इसकी जो डायमेंशंस है वो इस पिलो की निस्बत कम है, उसकी लेंथ, विड्थ और हाइट पिलो की निस्बत कम है, तो इसका डायमेंशनल वेट कम होगा। और इस पिलो की जो डायमेंशंस हैं, लेंथ, विड्थ और हाइट, वो इस कुशन्स की निस्बत वो ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये है कि इस कुशन की निस्बत इसका जो डायमेंशनल वेट है वो ज़्यादा होगा। अगर हम चार्जेस की बात करें डायमेंशनल वेट के ऊपर, तो इसको भेजने के जो चार्जेस हैं वो कम लग रहे होंगे और इसको भेजने के जो चार्जेस हैं वो ज़्यादा लग रहे होंगे डायमेंशनल वेट के वजह से। मैं डायमेंशनल वेट को आपको समझाना चाह रहा हूँ। अब मैं आपको एक रियल एग्जांपल देता हूँ मेरी इन्वेंट्री की। इन दिनों में मैंने इन्वेंट्री भिजवा रही है और मैंने अपने अमेज़ोन के वेयर हाउस में इन्वेंट्री शिप करवाई है, तो मेरे सामने वो पिक्चर आई, तो मैंने सोचा कि चलें वो सारी पिक्चर के साथ और सारी डिटेल्स के साथ मैं आपके साथ वो शेयर करता हूँ और शेयर करके आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि आपने वो जो डायमेंशनल वेट है और जो प्रोडक्ट का वेट है वो किस तरह से हो रहा होता है, कैलकुलेट हो रहा होता है। ये आप देख सकते हैं, ये मेरी इन्वेंट्री है, ये सारी मेरी इन्वेंट्री पड़ी हुई है। इन्वेंट्री के ऊपर आप ये देख सकते हैं, ये कार्टन्स पड़े हैं सारे और ये कार्टन्स के ऊपर ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। मैं आपको ये जूम करके दिखाता हूँ। जैसे मैं ये जूम करता हूँ, ये आप कार्टन्स के ऊपर देख सकते हैं कि ये एक कार्टन के अंदर जो क्वांटिटी है, मतलब जो नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हैं इसके अंदर, वो 20 पीसीज हैं, मतलब 20 यूनिट्स एक कार्टन के अंदर पड़े हुए हैं, जिसका नेट वेट है 16 kgs और उसका ग्रोस वेट है 16.4 kgs। अच्छा, यहाँ पे आपने एक और बात का ख्याल रखना है, आपका शिपिंग एजेंट हमेशा आपको ग्रोस वेट के ऊपर कैलकुलेट कर रहा होगा, ग्रोस की वेट के ऊपर आपकी कैलकुलेशन करेगा, नेट वेट के ऊपर नहीं करेगा। नेट वेट हमेशा कम होता है, ग्रोस वेट हमेशा ज़्यादा होता है। तो आपका जो शिपिंग एजेंट है वो 2 चीज़ें कैलकुलेट करता है, वेट के अंदर, प्रोडक्ट के वेट के अंदर ग्रोस वेट काउंट करता है, और जो आप जाते हैं डायमेंशनल वेट की तरफ तो उसके अंदर ये आपकी ये कैलकुलेशंस हो जाती हैं। ये आप देख रहे हैं कि ये मेजरमेंट्स, ये बॉक्स की जो ये कार्टन है इसकी मेजरमेंट्स लिखी हुई हैं 43 मल्टीप्लाई बाय 23.5 मल्टीप्लाई बाय 38 सेंटीमीटर, मतलब लेंथ, विड्थ और हाइट को ये लिखा हुआ है 43, 23.5 और 38 सेंटीमीटर। तो ये अब मैं आपको सारा कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। ये ग्रोस वेट जो है वो ये प्रोडक्ट का वेट है, मतलब ये प्रोडक्ट वेट मतलब कार्टन का वेट है। तो यहाँ पे आप देखें कि ये जी 16.4 kgs ये प्रोडक्ट का वेट हो गया, और डायमेंशन जो है, डायमेंशनल वेट कैलकुलेट करने का फार्मूला जो कि आपको याद होगा, जो हमने भी डिस्कस किया, लेंथ, विड्थ और हाइट को मल्टीप्लाई करते हैं और 6000 के साथ डिवाइड करते हैं, तो ये kgs के अंदर हमें कैलकुलेट करके बता देता है। तो हमारे पास ये कैलकुलेशन मौजूद है, ये आपके सामने, तो हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसे हम इसको कैलकुलेट करते हैं, ये 43 मल्टीप्लाई बाय 23.5 मल्टीप्लाई 38 डिवाइडेड बाय 6000 के साथ जब हमने डिवाइड किया तो हमारे पास 6.4 kgs आ गया। तो इसका ये मतलब है कि ये जो कार्टन है हमारा, एक कार्टन, इसका जो कार्टन का जो प्रोडक्ट का वेट है वो है जी 16.4 kgs, और जो हमारा डायमेंशनल वेट है वो है जी 6.4 kgs। अब चूंकि ग्रोस वेट ज़्यादा है, मेरा शिपिंग एजेंट मुझे
किन बेसिस के ऊपर चार्ज कर रहा होगा। एग्जैक्टली जो मेरा शिपिंग एजेंट है वो मुझे इस ग्रॉस वेट के ऊपर, मतलब कि प्रोडक्ट वेट के ऊपर, जो कि वो इस कार्टन को मशीन के ऊपर रखेगा, मशीन के ऊपर रखने के बाद उसका जो वेट है वो 16.4 kgs आया और वो 16.4 kgs के ऊपर मुझे चार्ज करेगा। क्यों? क्योंकि डायमेंशनल वेट प्रोडक्ट वेट से कहीं ज़्यादा कम है। तो इस तरह सारी कैलकुलेशंस हो रही होती हैं। अच्छा, ये वजह है कि जो मैंने रिकमेंडेशन आपको बताई थी कि आप स्मॉल प्रोडक्ट की तरफ जाएं, छोटी प्रोडक्ट की तरफ जाएं, ऐसे प्रोडक्ट जो कि 10 इंच से कम हो और ऐसे प्रोडक्ट जो 1 पाउंड से कम हो, तो उसकी जो रीज़न है वो मैंने सारी आपको एक्सप्लेन कर दी है कि जितनी ज़्यादा बड़ी प्रोडक्ट की तरफ आप जाते जाएंगे, मतलब साइज़ और वेट जितना ज़्यादा बढ़ता जाएगा, उतना ज़्यादा आपकी जो लॉन्च का बजट है वो ज़्यादा मज़ीद इंक्रीज़ होता जाएगा, मज़ीद बढ़ता जाएगा। अगर कोई ऐसा बंदा है कि जो पहले से दिमाग में उसके है, उसके मतलब कि उसके पास पैसे ही इतने हैं कि वो 15-17 हज़ार डॉलर या मैक्सिमम 20 हज़ार डॉलर तक की लॉन्च कर सकता है, तो जैसे मैंने ये कैलकुलेशन बताई तो उसके फ़ौरन से उसके दिमाग में आ जाएगा कि अच्छा मेरे पास 17-18 हज़ार या 20 हज़ार डॉलर है, तो मुझे 19, 20, 22, 23 डॉलर वाली प्रोडक्ट के अंदर जाना चाहिए। ऐसी प्रोडक्ट जिसकी सेलिंग प्राइस $23 तक हो, $22 तक हो, और उसके साथ साथ उसकी जो सोर्सिंग प्राइस है वो भी कम होगी, मतलब 5-6 या मैक्सिमम $60 तक उसकी सोर्सिंग प्राइस होगी। उसके अंदर जो वेट है उसका साइज़ स्मॉल साइज़ होगा, कम वेट वाली होगी, तो उसके फ़ौरन दिमाग में आ जाएगा अच्छा मेरे पास कम बजट है तो मुझे छोटी प्रोडक्ट की तरफ जाना है। तो अगर वो ज़्यादा बजट वाला है, अगर कोई ऐसा बंदा है कि जिसे अगेन वही कि जिसको मसला नहीं है कि वो उसे सिर्फ क्या है कि प्रोडक्ट लॉन्च करनी है, उसे कोई अमाउंट के अंदर कोई इशू नहीं है, तो वो किसी भी प्रोडक्ट की तरफ जाता है। मेरा बताने का ये सारी चीज़ें डिटेल्स बताने का मकसद ये है कि आपको क्लैरिटी होनी चाहिए काम करने से पहले कि आप जब काम करें तो आपको पता हो, आपको एक आइडिया हो कि आपने जो प्रोडक्ट आप सेलेक्ट करने वाले हैं उसके अंदर जो बजट है वो लॉन्च का वो क्या आने वाला है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये अगर आप इसको देखेंगे, इसको समझेंगे तो आपके लिए काम करना है वो बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं जो कि 12 पॉइंट है, वैल्यू एडिशन। वैल्यू एडिशन के अंदर क्या होता है कि आप एक छोटी प्राइस वाले प्रोडक्ट को ऐड कर देते हैं एज अ वैल्यू एडिशन के तौर पे, जो कि रेलिवेंट होनी चाहिए। मोस्ट रेलिवेंट प्रोडक्ट को आप एज अ वैल्यू एडिशन के तौर पे एक प्रोडक्ट बंडल के अंदर ऐड करते हैं। किस तरह होती है ये? फॉर एग्जांपल आपके जो आपने प्रोडक्ट एक हंट की वो है जी माउस, ठीक है, और माउस को सेल करने वाले जो है वो आपका जो कंपेटिटर है, आपका कंपेटिटर सेल कर रहा है वो 20.99 के अंदर ये माउस को सेल कर रहा है। मैं ये सारी चीज़ें एज एन एग्जांपल लेके चलूँ कि आपने एक माउस हंट किया, प्रोडक्ट हंट की माउस, और उसकी जो सेलिंग प्राइस है वो 20.99 है, और 20.99 के बाद आपने उसके अंदर क्या किया जी, आपने वैल्यू एडिशन कर दी। वैल्यू एडिशन क्या की जी, आपका कंपेटिटर सिर्फ एक माउस बेच रहा था 20.99 के अंदर, आपने वैल्यू एडिशन की और वैल्यू एडिशन करके आपने एक माउस पैड दे दिया साथ में, और माउस पैड दे के आपने उसकी प्राइस, सेलिंग प्राइस रख दी 21.99 या 22.99। वैल्यू एडिशन करने से क्या होगा? वैल्यू एडिशन करने से होगा ये कि जो बायर्स हैं वो सर्च करेंगे माउस, और माउस सर्च करने के बाद वो आपकी लिस्टिंग्स देखना शुरू करेंगे, आपकी कंपेटिटर की लिस्टिंग भी देखेंगे, आपकी लिस्टिंग भी देखेंगे। सब लोग सेल कर रहे होंगे माउस, और आपने क्या किया कि आप भी माउस ही सेल कर रहे हैं और आपको प्रॉफिट भी माउस से ही हो रहा है, लेकिन आपने $1 एक्स्ट्रा लगाया, और $1 एक्स्ट्रा लगाने के बाद आपने $1 का माउस पैड लिया और आपने उसको अपने प्रोडक्ट के बंडल के अंदर ऐड किया, वैल्यू एडिशन की, और $1 उधर से प्राइस बढ़ा दी। अब आप बताएं कि जो कस्टमर है उसको वैल्यू किससे मिल रही होगी? आपके कंपेटिटर से जो सिर्फ माउस बेच रहा है, या फिर आपसे जो कि आप माउस भी बेच रहे हैं और आप उसके साथ माउस पैड भी दे रहे हैं और सिर्फ $1 का फ़र्क है या मैक्सिमम $2 का फ़र्क है। अगर आप वैसे माउस पैड को देखें तो वो अमेज़ॉन के ऊपर तकरीबन $6 का सेल हो रहा है, ठीक है, $6 तक सेलिंग प्राइस है। बायर ये बात जानता है कि अगर मैं माउस पैड अलहदा से लूँगा तो मुझे $6 का मिलेगा, तो चूंकि सब सेलर्स सेल कर रहे हैं माउस 20.99 का, तो
ये जो सेलर है जिसने, जो कि आप हैं जिन्होंने वैल्यू एडिशन की है, वो सेल कर रहा है 20.99 का जो माउस है उसको 22.99 में सेल कर रहा है, लेकिन साथ में एक माउस पैड भी दे रहा है। तो उसे साथ ही देखेगा कि मुझे $4 का बेनिफिट हो रहा है अगर मैं इस बंदे से परचेज करूं, तो वो साथ ही आपकी वो सारे सेलर्स को छोड़ेगा, वो आपकी प्रोडक्ट परचेज कर लेगा जिसने वैल्यू एडिशन की होगी। अब इसके अंदर वैल्यू एडिशन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि आपने जो वैल्यू एडिशन करनी है वो रेलिवेंट प्रोडक्ट की करनी है। रेलिवेंट प्रोडक्ट इस तरह कि आप माउस बेच रहे हैं और माउस बेचने के साथ आप कहें जी कि फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि हर बंदा मोबाइल यूज़ करता है, तो मैं वैल्यू एडिशन के तौर पे एक मोबाइल का कवर दे देता हूँ साथ में। ये कोई रेलिवेंट वैल्यू एडिशन नहीं है। क्यों? क्योंकि वो बंदा जो माउस लेने आया है उसने आपने जो वैल्यू एडिशन की है मोबाइल कवर की, वो आपके मोबाइल कवर का क्या करेगा? ठीक है। अब आप जहाँ पे देखें कि माउस के साथ जो वैल्यू एडिशन की मैंने माउस पैड की, वो एक रेलिवेंट है, मोस्ट रेलिवेंट वैल्यू एडिशन है, क्योंकि माउस पैड के ऊपर ही माउस को यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पे और एग्जांपल देख लेते हैं। अब एक और रेलिवेंट अगर वैल्यू एडिशन करनी हो तो माउस जो है वो किसके साथ चलता है? वो चलता है सेल के साथ। अगर आप अपनी प्रोडक्ट के अंदर माउस के अंदर एक सेल भी ऐड कर देते हैं, एक बंडल सेल ऐड कर देते हैं जो कि 5 से 6 सेल का बंडल है, और वो आप वैल्यू एडिशन के तौर पे ऐड कर देते हैं, तो तब भी ये एक रेलिवेंट वैल्यू एडिशन है। ठीक है। आपने हमेशा इस बात का ख्याल रखना है कि आपने जो वैल्यू एडिशन करनी है वो रेलिवेंट होनी चाहिए। इररेलिवेंट वैल्यू एडिशन आपने कभी भी नहीं करनी। यहाँ पे आप देखें कि आप देख रहे होंगे अमेज़ॉन के ऊपर कि 90% जो सेलर्स हैं, कम से कम भी 80% जो सेलर्स हैं, उन्हें वैल्यू एडिशन का पता ही नहीं होता, वो वैल्यू एडिशन करते नहीं है। मतलब बहुत कम लोगों को इसका पता है वैल्यू एडिशन का, और उससे भी बहुत कम लोगों को पता है कि रेलिवेंट वैल्यू एडिशन कैसे करनी है। तो इस बात का आपने लाजमी ख्याल करना है कि जो भी आप वैल्यू ऐड करें वो रेलिवेंट होनी चाहिए। अब यहाँ पे आपको मैं एक और बात का बता दूँ, आपने हमेशा वैल्यू एडिशन बहुत ज़्यादा वैल्यू एडिशन नहीं करनी। आपने हमेशा वैल्यू एडिशन लिमिटेड करनी है। मतलब कि लिमिटेड मतलब ये कि आपने हमेशा अपनी जो मार्केट है आपकी, उससे सिर्फ एक कदम आगे रहने की कोशिश करनी है। ये नहीं कि आप 4-5 कदम आगे रहने की कोशिश करें, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। वैल्यू एडिशन को आपने बहुत ज़्यादा नहीं करना, सिर्फ एक स्टेप आगे रहना है आपने मार्केट से। एक स्टेप कैसे? फॉर एग्जांपल आपने प्रोडक्ट हंट की और वो सारे लोग माउस बेच रहे हैं, आपके दिमाग में फ़ौरन से वैल्यू एडिशन का मतलब आएगा कि मैं इसके साथ माउस पैड भी ऐड कर दूं, मैं इसके साथ सेल भी ऐड कर दूं। नहीं, ऐसे नहीं करना। आप मार्केट से बहुत ज़्यादा आगे जाने की कोशिश करेंगे। आपने वैल्यू एडिशन सिर्फ 1 स्टेप आगे करनी है। 1 स्टेप कैसे? आपने देखा कि पूरी मार्केट के अंदर सिर्फ माउस सेल किया जा रहा है, कोई वैल्यू एडिशन नहीं है। आपने सिर्फ एक स्टेप आगे जाना है। आपने क्या करना है? अपने माउस के साथ सिर्फ एक सेल ऐड कर दें, बस, उससे आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। 1 स्टेप आप आगे हो जाएंगे अपनी मार्केट से। अगर आप देखते हैं कि फॉर एग्जांपल आपकी प्रोडक्ट रिसर्च करते वक्त आपको नज़र आया कि अच्छा ये जो प्रोडक्ट है, ये कंपेटिटर्स जो हैं वो माउस भी बेच रहे हैं और साथ में सेल भी बेच रहे हैं, ये वैल्यू एडिशन तो पहले से हो रही है। जब आपको ये लगे कि ये वैल्यू एडिशन पहले से है, आपको नज़र आए, फिर आपने मार्केट से मज़ीद एक स्टेप आगे जाने की कोशिश करनी है। आपने क्या करना है? माउस पैड ऐड किया। जब आपको पता होगा कि यहाँ पर माउस और सेल बिक रहे हैं, आपको पता है कि माउस और सेल तो ऑलरेडी बिक रहे हैं, तो आपने फिर एक स्टेप आगे रहना है कि आपने माउस पैड ऐड करना है, और रेलिवेंट है चूँकि, तो फिर आपने ये ऐड करके आगे कर देनी है। तो यहाँ तक हमारा पार्ट क्लियर हो गया जी। ये हमारा सारा जो प्रोडक्ट हंटिंग का क्राइटेरिया वो इस टाइम क्लियर हो चुका है। ठीक है, ये सारा हमने देख लिया कि प्रोडक्ट हंटिंग का क्राइटेरिया क्या है, और उसके बाद मज़ीद पॉइंट्स हैं। प्रोडक्ट्स के अंदर जो चीज़ें हमने अवॉइड करनी होती है कि इजीली ब्रेकेबल, ऐसी चीज़ें जो कि आसानी से टूट जाएं, जैसा कि कोई गिलास, कोई प्लेट, कोई कप वगैरह जो आसानी से टूट सकती हो, वो आपने नई प्रोडक्ट ऐड करनी। कोई ऐसी प्रोडक्ट जो कि ईज़िली जिसको आग लगने का ख़तरा हो, या केमिकल्स वगैरह। उसके बाद बैटरीज या इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट्स जैसा कि कोई जूसर वगैरह, कोई बच्चों के खिलौने, तो इस तरह की टाइप की चीज़ें जो कि इलेक्ट्रिक हों, बैटरी से चलने वाली हों, क्योंकि जब शिपमेंट्स जारी होती हैं वो प्रोडक्ट्स एक दूसरे के ऊपर उठा के रख रहे होते हैं, तो रखते हुए दौरान वो टूट सकती हैं, या इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट्स हैं वो ख़राब हो सकती हैं। तो उसके अंदर ये होता है कि वो रिफंड्स आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं।
और जब रिफंड आता है तो वो हमारी लिस्टिंग के ऊपर बैड इम्पैक्ट पड़ता है। तो इसके अंदर हम इस तरह की जो प्रोडक्ट्स हैं उसके हम अवॉइड करते हैं, वो इनके अंदर हम काम नहीं करते। तो इसके अलावा जो गेटेड प्रोडक्ट्स होती हैं, गेटेड प्रोडक्ट्स मतलब कि ऐसे प्रोडक्ट्स जिसको अमेज़ॉन बिना इजाज़त के बेचने नहीं देता। ये जो प्रोडक्ट्स हैं ऑटोमोटिव, बेबी, हेल्थ, ब्यूटी, टॉयज़, इंडस्ट्रियल और इलेक्ट्रॉनिक्स, इस तरह की प्रोडक्ट्स सेल करने के लिए आपको सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है। कुछ स्पेशल किस्म की जो इनवॉइसेस होती हैं उनकी ज़रूरत होती है। तो आपको वो गेटेड प्रोडक्ट्स को अनगेट करवाने के लिए वो सर्टिफिकेट्स और इनवॉइसेस देनी पड़ती हैं ताकि अमेज़ॉन आपको अलाउ कर सके। तो इस तरह के प्रोडक्ट हम आउट ऑफ यूएसए से काम करना है, तो इस तरह की प्रोडक्ट को हम अवॉइड करते हैं ताकि हमें कोई मसले मसाइल ना आए। और बहुत सी कैटेगरीज हैं जैसा कि अनगेटेड कैटेगरीज, जिसके अंदर ये किचन, होम, गार्डन, स्पोर्ट्स, आउटडोर और ये होम के रिलेटेड, पेट के रिलेटेड, आर्ट्स एंड क्राफ्ट के रिलेटेड हमें बहुत सारी कैटेगरीज मिल जाती हैं। इसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, जो कि आप सर्च कर सकते हैं और उसको अमेज़ॉन के ऊपर लॉन्च कर सकते हैं। तो इसके अंदर हमने ये स्पेशली ख्याल रखना है कि ऐसे प्रोडक्ट्स के अंदर ना जाएं जो कि गेटेड प्रोडक्ट्स, जो कि गेटेड कैटेगरीज के अंदर आती हैं। आपने हमेशा वही प्रोडक्ट्स चूज़ करनी है जो कि अनगेट कैटेगरीज के अंदर आती हैं, वरना आप सर्टिफिकेट्स और इन सारे मसले मसाइल के अंदर ही फंसे रहेंगे तो आपके लिए जो काम करना है वो मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए आप ये अनगेटेड कैटेगरीज के अंदर ही अपना काम शुरू करें। यहाँ तक हमारे 2 पॉइंट क्लियर हो गए जी कि आपने प्रोडक्ट की डिमांड कैसे चेक करनी है, ये भी हमने डिटेल के साथ देखा। हमने देखा जी कि प्रोडक्ट का कंपटीशन कैसे चेक करते हैं, ये भी हमने डिटेल के साथ समझा। इसको प्रोडक्ट हंटिंग करने का क्राइटेरिया क्या है, ये भी हमने सारी चीज़ें डिटेल के साथ समझ ली, ये दोनों पॉइंट। अब हमारा 3rd पॉइंट रह गया जी कि प्रोडक्ट जो हमने हंट किया उसका प्रॉफिट मार्जिन किस तरह चेक करते हैं, प्रॉफिट मार्जिन चेक करने का क्या तरीका है। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं जी Amazon FBA कैलकुलेटर। ये मैंने सारा तरीका जो है वो लिखा हुआ है, आप इस तरीके को देख के पढ़ के आप काम कर सकते हैं। और मैं आपको ये सारा तरीका प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ। Amazon FBA कैलकुलेटर के ऊपर हम जाते हैं, यहाँ पे हम गूगल के ऊपर चले जाते हैं। गूगल के ऊपर जाने के बाद हम Amazon FBA कैलकुलेटर सर्च करते हैं। Amazon FBA कैलकुलेटर सर्च करने के बाद ये पहला ही जो है sellercentral.amazon.com, यहाँ पे Amazon रेवेन्यू कैलकुलेटर आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद हमारे सामने जो है वो कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा। इसको हम यूज़ करेंगे कंटिन्यू एज गेस्ट, ठीक है, कंटिन्यू एज गेस्ट करें। और यहाँ पे आपने सबसे पहले आपका जो पॉइंट है वो आपने ये देखना है कि जो अपनी मार्केट प्लेस है वो चेक करनी है। मार्केट प्लेस आपने हर जगह इस बात का ख्याल रखना है, जिस मार्केट प्लेस में आप प्रोडक्ट्स हंटिंग कर रहे हैं, जिस मार्केट प्लेस में आप प्रोडक्ट चेक कर रहे हैं, उसका आपने लाजमी ख्याल रखना है। यहाँ पे आप कनाडा या मैक्सिको जहाँ पे भी आप कर रहे हैं, तो ये यूएसए के अंदर है, यूएसए के अंदर हम यहाँ पे कर देते हैं जी। यूएसए के अंदर यहाँ पे हम चेक करते हैं। यहाँ पे हमने क्या करना होता है कि हम अपनी प्रोडक्ट का एसएन देते हैं और एसएन देने के बाद यहाँ पर अपनी प्रॉफिट मार्जिन है वो चेक करते हैं। एसएन क्या होता है, पहले मैं आपको एसएन बता दूं कि एसएन किसे कहते हैं। ये हमारे सामने प्रोडक्ट है, ये एप्रन, ये हमारे सामने लिस्टिंग्स आ रही है। अच्छा, हर लिस्टिंग के ऊपर जो अमेज़ॉन के ऊपर जितनी भी लिस्टिंग्स हैं, लाखों करोड़ों जितनी भी लिस्टिंग्स हैं, हर लिस्टिंग का एक एसिन होता है और वो एसिन कभी भी दूसरी लिस्टिंग के साथ मैच नहीं करता। मतलब कि इस लिस्टिंग का एसिन अलग होगा, इसका अलग होगा, इसका अलग और इसका अलग। और इससे मज़ीद अगर एक लिस्टिंग के अंदर डिफरेंट टाइप्स की वेरिएशंस हैं तो उसके एसेंस भी अलग होंगे। जिस तरह कि मैं आपको दिखाता हूँ कि जिस तरह आप ये देखें कि अगर हम इसको चूज़ करें, ये हमने लिस्टिंग चूज़ किया जी डार्क ग्रीन लिस्टिंग के ऊपर हमने क्लिक किया और इस टाइम हम डार्क ग्रीन वाली लिस्टिंग के ऊपर हैं। डार्क ग्रीन जो वेरिएशन है उसके ऊपर है, ये जो डार्क ग्रीन है। इसको अगर हम एसिन चेक करते हैं, इसको हम स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाते हैं तो ये आपको एसिन शो हो रहा है। तो आप ये देखें कि ये एसिन जो है इसका ये एसिन नंबर है। ये हमेशा जो एसिन नंबर होता है वो बी से शुरू हो जाता है, बी से शुरू होता है ये, ठीक है। ये एसिन नंबर आप ये देख लें, ये DK3 इसका लास्ट नंबर है। और अगर हम इसको वेरिएशन को अगर चेंज कर दें तो जैसे अगर हम इस लाइट ग्रीन के ऊपर क्लिक करते हैं तो अब हम इस लाइट ग्रीन वाली वेरिएशन के ऊपर आ गए हैं। अगर हम इसका एसिन नंबर देखें, स्क्रॉल डाउन करते हैं, उसका एसिन नंबर देखते हैं तो ये आप देखें जी कि एसिन नंबर जो है वो चेंज हो गया, ठीक है। इससे हमें पता चलता है कि जितनी लिस्टिंग्स हैं उन लिस्टिंग्स का जो एसिन है वो डिफरेंट होता है और उस लिस्टिंग के
अंदर मज़ीद जो वेरिएशंस हैं, यहाँ तक कि वेरिएशंस का एसएन नंबर भी एक दूसरे से मैच नहीं करता। अमेज़ॉन के ऊपर जितनी लिस्टिंग्स हैं, जितनी वेरिएशंस हैं, हर एक का एक एसएन नंबर होता है और वो सिर्फ एक पर्टिकुलर लिस्टिंग, एक पर्टिकुलर उसकी वेरिएशन को ही दिया जाता है। ठीक है, तो ये आप इसको देख कह लें कि इसका एक लिस्टिंग का नंबर होता है और सिर्फ उस नंबर को एक ही लिस्टिंग की एक ही वेरिएशन को दिया जाता है, उससे ज़्यादा उसके बाद किसी और को नहीं वो दिया जा सकता। अब यहाँ पे अब एसएन नंबर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे हम कॉपी कर देते हैं। यहाँ पे हम जैसे हम इसको कॉपी करते हैं तो इसको हमने कॉपी किया और हम जाते हैं अपने कैलकुलेटर के ऊपर। यहाँ पे हमने एसएन देना है और हमने एसएन दे के यहाँ पे हम करते हैं सर्च। तो जैसे ही हमने सर्च यहाँ पे किया तो आप देखेंगे हमारे सामने वही प्रोडक्ट जिसका हमने एसएन लिया है वो प्रोडक्ट आ जाएगी। ये देखें, यहाँ पे हमने ये देखें कि ये जो एसएन लिया था हमने वो ये इसका लाइट ग्रीन का लिया था। ठीक है, ये लाइट ग्रीन वाले का लिया था। तो ये हमारे सामने ये लाइट ग्रीन वाला जो प्रोडक्ट है, जो उसकी वेरिएशन है वो आ गई है। अब हम यहाँ पे जो भी है, अब यहाँ पे हम फॉर एग्जांपल इसकी प्रॉफिट मार्जिन चेक करना चाहते हैं। यहाँ पे हम देंगे आइटम की प्राइस। सिर्फ दो चीज़ों का आपने यहाँ पे ख्याल रखना है। नंबर 1 आइटम प्राइस। फॉर एग्जांपल इसकी आइटम प्राइस क्या है जी, 12.99। इसकी आइटम प्राइस 12.99 है। आइटम प्राइस मतलब जो कि सेलिंग प्राइस होती है। और सेकंड नंबर पे आपने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट मतलब कि सोर्सिंग प्राइस, आपको प्रोडक्ट कितने की पड़ रही है। चाइना के अंदर प्रोडक्ट प्रोडक्शन करवा के अमेज़ॉन के वेयरहाउस पहुंचाने तक आपको प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या आ रही है। फॉर एग्जांपल इसकी सोर्सिंग प्राइस अगर हम देखें तो हमें कह देते हैं कि इसकी जो सोर्सिंग प्राइस है वो $2.5 आ रही है टोटल सोर्सिंग प्राइस। अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं, जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये हमारे पास प्रोडक्ट के प्रॉफिट मार्जिन दे देता है। तो ये अब आपने यहाँ पे देखना है कि इसका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो 32% प्रॉफिट मार्जिन आ रहा है। मतलब ये कि अगर ये बंदा ये सेलर 12.99 की ये प्रोडक्ट को सेल कर रहा है और उसकी जो प्रोडक्ट की कॉस्ट है वो 2.5 आ रही है, तो वो $4.18 का प्रॉफिट जनरेट कर रहा है। मतलब ये कि अमेज़ॉन की कमीशंस निकाल के, सब कुछ निकाल के, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट निकाल के, सब कुछ निकाल के 32% का प्रॉफिट मार्जिन जो है वो जनरेट कर रहा है। तो इस तरह आप अमेज़ॉन FBA कैलकुलेटर के ऊपर जाके किसी भी प्रोडक्ट का प्रॉफिट मार्जिन जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मैं आपको अपनी एक एग्जांपल दे देता हूँ जो कि मेरी प्रोडक्ट है। तो मेरी ये एक लिस्टिंग है जी, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये स्टेटस एक्टिव आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे इमेज होती है, यहाँ पे प्रोडक्ट का नेम और यहाँ पे एसएन नंबर होता है। और यहाँ पे ये प्रोडक्ट की मेरी प्राइस है। मेरी प्रोडक्ट की जो प्राइस है इस टाइम सेलिंग प्राइस है वो है $19.99 जो कि आपको शो हो रही है। और उसकी जो एस्टिमेटेड फ़ीस है वो $7.95 आ रही है अमेज़ॉन के ऊपर। अमेज़ॉन FBA कैलकुलेटर हम इसलिए यूज़ करते हैं जब हम अमेज़ॉन के ऊपर प्रोडक्ट लॉन्च करनी होती है। जब हम प्रोडक्ट की लिस्टिंग बना लेते हैं, हमारी इन्वेंटरी लाइव हो जाती है, तो फिर तो हमारे सामने ये यहाँ पर शो हो रही होती हैं। मैं आपको बेसिकली दिखाना चाह रहा हूँ कि अमेज़ॉन FBA कैलकुलेटर जो है वो कितना रेलिवेंट डाटा आपको प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे अब हम आते हैं। तो यहाँ पे आने के बाद अब मैं आपको कैलकुलेटर के ऊपर लेके चलता हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरी जो सेलिंग प्राइस है वो 19.99 है। ठीक है जी, सेलिंग प्राइस मतलब 19.99 सेलिंग प्राइस होगी। और जो मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट है, मतलब मेरी जो सोर्सिंग प्राइस आ रही है वो है $6.5। मेरी प्रोडक्ट की जो सोर्सिंग प्राइस है वो $6.5। मैंने $6.5 लिखा और उसको कैलकुलेट किया तो आपके सामने ये प्रॉफिट मार्जिन आए 27.51%। हमारा जो क्राइटेरिया अगर आपको याद हो, हमने ये डिस्कस किया था कि 25% प्रॉफिट मार्जिन मिनिमम होना चाहिए USA के अंदर। तो ये USA के अंदर है तो ये 27.51% आ रही है। तो एक तो ये कि हमारा ये क्राइटेरिया मीट करती है। सेकंड जो कि मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि क्या ये Amazon FBA कैलकुलेटर हमें सही से दिखाता है जो कमीशन जो हैं। तो यहाँ पर हमें 7.95 कमीशन आ रहा है हमारी लिस्टिंग के ऊपर, क्योंकि ये तो एग्जैक्ट अमेज़ॉन ने बताया हुआ है, ये तो बिल्कुल एक्यूरेट है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो आइटम की प्राइस के अंदर 3 चीज़ें होती हैं। ये जो आइटम की प्राइस है इसके अंदर, जो सेलिंग प्राइस है इसके अंदर 3 चीज़ें होती हैं: कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, अमेज़ॉन कमीशंस और आपका प्रॉफिट मार्जिन। ठीक है,
आपकी प्रोडक्ट की कॉस्ट, आपका अमेजोन का कमीशन और थर्ड आपका प्रॉफिट मार्जिन। 3 चीज़ें आपकी इस सेलिंग प्राइस के अंदर आ रही होती हैं। अगर हम इस सेलिंग प्राइस के अंदर से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट माइनस कर दें और अपना प्रॉफिट माइनस कर दें तो हमारे पास बाकी क्या बचता है जी, अमेजोन का कमीशन हमारे पास बाकी बच जाता है। अगर हम यहाँ पे कैलकुलेशन करनी हो तो अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट करें तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ आइटम जो प्रोडक्ट है, आइटम प्राइस जो है वो 19.99 है। ये हमने 19.99 आइटम प्राइस लिखी। उसके बाद जो हमने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट थी 6.5 वो लिखी। उसके बाद हमारी जो नेट प्रॉफिट है, जो हमारा पास जो प्रॉफिट मार्जिन आ रहा है, जो हमारे पास प्रॉफिट है वो 5.5 का, 5.5 हमने प्रॉफिट लिखा। इसको जब हमने माइनस किया अपनी आइटम प्राइस के अंदर से तो हमारे पास अमेजोन का कमीशन बाकी बचता है जो कि है 7.99। ठीक है, ये अमेजोन FBA कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके हमने निकाला है 7.99। और चूंकि हमारी लिस्टिंग के ऊपर हमें एग्जैक्ट नज़र आ रहा है वो क्या है जी 7.95, $19.99 सेलिंग प्राइस के ऊपर 7.95 हमारा जो कमीशन हमें शो करवा रहा है अमेजोन। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास 7.99 अमेजोन FBA कैलकुलेटर शो करवा रहा है वो ऑलमोस्ट ये हमारा सही हमें डाटा दे रहा है। तो सिर्फ 4 सेंट का फ़र्क है जो कि कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। और यहाँ पे जो हम देख रहे हैं कि अमेजोन कैलकुलेटर ने हमें बिल्कुल एग्जैक्टली सेम डाटा प्रोवाइड किया है जैसा कि हमारी एक्चुअल में लिस्टिंग के ऊपर डाटा है। तो इस तरह आप अमेजोन FBA कैलकुलेटर को यूज़ करते हुए जब आप प्रोडक्ट हंट करें तो उसी वक्त आप अपने किसी कंपेटिटर का एसन लें। कंपेटिटर का एसन लेने के बाद अमेजोन FBA कैलकुलेटर के ऊपर जाएं और अमेजोन FBA कैलकुलेटर के ऊपर जाने के बाद आप उसको जो भी आपकी प्रोडक्ट का प्रॉफिट मार्जिन है उसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं आइटम प्राइस डाल के और सोर्सिंग प्राइस मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट डाल के। तो आपको प्रोडक्ट का जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है वो आपके सामने आ जाएगा। वो आपको परसेंटेज बता देगा कि कितने परसेंट आ रहा है। अगर वो 25% से प्लस हो तो उसे एक्सेप्ट कर लें। अगर वो 25% से नीचे हमारे क्राइटेरिया को मीट नहीं करता तो आप उसको रिजेक्ट कर दें। उस प्रोडक्ट के अंदर आप मज़ीद काम ना करें, कोई नई प्रोडक्ट तलाश करें, नई प्रोडक्ट हंट करें जो कि 25% प्रॉफिट मार्जिन से ज़्यादा हो। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के ऊपर क्लिक करके इस ऑल वाले ऑप्शन को लाजमी सेलेक्ट कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।